Hello everyone, welcome to this new video. I am Shivam Rao, third MBBS student, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोंदिया एंड आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक वेरी स्पेशल गेस्ट है. उनका नाम है डॉक्टर पूर्णिमा कोल्ले फ्रॉम GMC नागपुर. शी इज़ करंटली एन इंटर्न एंड शी हैज़ स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 916 in NEET PG 2023. So very welcome ma'am to this podcast and thank you for giving us this chance. Thank you, Shivam. Thank you Okay, for having me so on your podcast. तो मैम अपने बारे में कुछ बताइए, आपका बैकग्राउंड कैसा था बिफोर कमिंग इन दिस MBBS. So, hello everyone. I am Purnima Kulle. I did my UG from GMC Nagpur and currently I am an intern at GMC Nagpur. So, my hometown is Buldhana and I come from a non-medical background sorts. So, I always thought of medical as a thrilling field. So मुझे हमेशा मतलब लाइफ में थ्रिल चाहिए था, तो उस वजह से मतलब आई चोज मेडिकल एज अ फील्ड. एंड आप फ्रेशर थे या रिपीटर? मैं मतलब MBBS के लिए आई वॉज अ रिपीटर. ओके सो मैम आपने मेडिसिन ही करियर क्यों चूज़ किया स्पेशली? जैसे आपने बोला थ्रिल चाहिए था. तो उसके अलावा और कोई रीज़न? मतलब मैंने मतलब जैसे नॉन मेडिकल बैकग्राउंड मेरा था, पर मतलब मैंने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथमेटिक्स सारे लिए थे बिकॉज आई वाज नॉट वेरी श्योर एट दैट मोमेंट. बट जैसे ही मतलब मैंने 11th-12th में सारे सब्जेक्ट्स पढ़े तो आई वाज लाइक मोर इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी. एंड मतलब उस टाइम पे उतना वी डोंट नो एज अ स्टूडेंट कि व्हाट वी वर अप टू एंड व्हाट एक्चुअली मेडिकल फील्ड इज़. बट उतना मुझे पता था कि थ्रिलिंग तो चाहिए लाइफ में, तो मैंने मेडिकल फील्ड ज़्यादा चूज़ किया. एंड मतलब आई डिडंट वांट दैट 9 to 5 जॉब का ग्राइंड, सो आई वाज मोर टुवर्ड्स मेडिकल फील्ड. अच्छा, तो मैम जब से आप मेडिकल कॉलेज में आए हो तो आपने क्या चैलेंजेस फेस किए? मतलब हम आते हैं, हमको डायरेक्ट एकदम से एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री देखने को मिल जाता है, तो क्या आपके लिए वो हार्ड था स्टार्टिंग से या आपने मतलब कैसे मैनेज किया उसको? नहीं, देखो, हार्ड सबके लिए होता है. आई फील कि मतलब एकदम से ट्रांजिशन आ जाता है. जैसे कि हम लोग इतना नहीं पढ़ते हैं 11th-12th में, मतलब वो थोड़ा लिमिटेड सा हो जाता है जितना भी हमारे लिए पढ़ने के लिए होता है. बट जैसे फर्स्ट ईयर में आते हैं तो मतलब एनाट, फिजियो, बायोकेम, तो ये ऑलरेडी काफ़ी बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं और वो ट्रांजिशन थोड़ा टाइम लेता है कि तुम्हें वो सब्जेक्ट समझे. तो उसमें आई फील थोड़ा टाइम लगा था टू गेट इट. बट स्टिल फर्स्ट ईयर फेज़ में थोड़ा हमारी जो स्कूल की आदत होती है, जो हमारी पहले पढ़ने की स्टाइल होती है, वही थोड़ा कंटिन्यू हो जाती है. तो हम लोग बस चीज़ें रटते ही जाते हैं फॉर द फर्स्ट ईयर. आई फील थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का पार्ट आता है, बट येस कम्प्लीटली तब तक नहीं आता. वो एकदम ग्रेजुअली जैसे तुम आगे जाते हो तब वैसे आता है. तो फॉर द फर्स्ट ईयर वो तब उतना ठीक है कि यू आर गेटिंग टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट्स. सो दैट इज़ व्हाट आई फील. ओके सो आप स्टार्टिंग से ही जैसे रेगुलर पढ़ते थे MBBS में कि कैसा? नहीं, जब मैंने MBBS में मैं आई फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, मतलब एंड ऑलमोस्ट थोड़ा पार्ट ऑफ थर्ड ईयर, मैंने मतलब पढ़ाई इतनी नहीं की थी फर्स्ट और सेकेंड के फर्स्ट हाफ में. तब तक मतलब मेरे बाकी जो भी प्लान्स थे, मैं मतलब करना चाहती थी, मैं ट्रैवल करना चाहती थी. तो मैंने काफ़ी जहाँ पर भी मतलब मेरा एक एम था कि मतलब मैं MBBS तक सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स देख लूँगी एंड कुछ अदर स्पॉट्स थे जो मुझे कवर करने थे. बट वो नहीं हो पाया था क्योंकि मतलब कोविड वगैरह आ गया था. तो तब तो वो जो मेजर पीरियड मेरे ट्रैवल का था, मैंने डिसाइड किया था, तो वो तो नहीं हो पाया. तो यस, मतलब एकदम फर्स्ट सेकेंड ईयर में आई वॉज नॉट सो स्टडी ओरिएंटेड. मैंने थोड़ा बाकी चीज़ें की है. मैंने फ़ोटोग्राफी वगैरह मुझे पहले से बहुत पसंद थी, तो मैंने वो सीखी है. मैंने ट्रैवलिंग काफ़ी की है, काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाके, मतलब आई लाइक इट अ लॉट. तो स्टार्टिंग में उतना
उतना सीरियसली आई वॉज नॉट जस्ट स्टडिंग, आई वॉज डूइंग अदर थिंग्स ऑल्सो। तो लेट्स कम टू द पॉइंट ऑफ नीट पीजी। तो आपने क्या लगता है आपको कि नीट पीजी की पढ़ाई आपने सीरियसली कब से स्टार्ट किया? सीरियसली अगर मैं बोलना चाहूँ तो माइनर से मैंने स्टार्ट किया था, मतलब थर्ड का पार्ट 1। वहाँ से मतलब मुझे पता था कि अभी जो सब्जेक्ट्स स्टार्ट होने वाले हैं वो सारे क्लिनिकल बेस्ड होने वाले हैं, जो ENT ऑफ्थाल्मिक आ गया था, और एक PSM जो काफ़ी एक मेजर सब्जेक्ट पढ़ता है। तो मैंने थर्ड ईयर में पहले मैंने PSM को ज़्यादा ये दिया, PSM पे ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि मुझे ये नहीं करना था कि मैं ज़्यादा फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स के पीछे भाग के PSM ENT ऑफ्थाल्म को माइनर में उतना स्ट्रेस ना दूँ। थर्ड ईयर के मतलब थर्ड ईयर का एक मेजर सब्जेक्ट होता है PSM, तो मुझे PSM अच्छे से कंप्लीट करना था बिफोर जंपिंग ऑन टू द फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स। तो PSM ENT ऑफ्थाल्म इनको मैंने सफिशेंट टाइम दिया, एंड बाय द टाइम आई वाज कॉन्फिडेंट, तब मैंने जाके फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स को स्टडी करना स्टार्ट किया था। तो उसमें भी मतलब मैंने थोड़ा ये नहीं किया था कि मैं सब कुछ पढ़ लूँगी। मैंने उसमें से कुछ शॉर्ट सब्जेक्ट्स उठाए थे, और कुछ मेडिसिन में तो मैंने सिस्टम वाइज किया था, मैंने कुछ सिस्टम्स उठा लिए थे। और सर्जरी का मैंने GI और थोड़ा जनरल सर्जरी, ब्रेस्ट, थायराइड ऐसे पढ़ के रखा था, बिकॉज माइनर में थर्ड ईयर में ये थर्ड ईयर में, क्योंकि तो माइनर में होके यू कांट एम फॉर एवरीथिंग इन मेजर। जैसे मान लो तुमने मेडिसिन में तुम्हारी जब पोस्टिंग लगती है तब क्लिनिकल केसेस के लिए तुमको पढ़ना ही पड़ता है, अदरवाइज इट इज़ ऑफ नो यूज़। तो उस टाइम मैंने जब हमारे स्ट्रोक के केसेस होते थे तो आई स्टार्टेड स्टडिंग CNS। तो फिर CNS और फिर उसके बाद ISD के काफ़ी जो केसेस होते हैं हमारे पास, वो फिर हमारे फाइनल ईयर के केसेस में भी आ जाते हैं फाइनल एग्ज़ाम में। तो उसमें फिर मैंने CVA स्टार्ट किया था। असाइटिस का एक काफ़ी शॉर्ट केस आता है, ईजी भी होता है, और मतलब सर्जरी का GI पढ़ लेते हैं तो इधर ज़्यादा रहता नहीं है, थोड़ा मेडिकल एस्पेक्ट में ही रह जाता है। तो उधर में मैंने फिर CVS, CNS, GI, हेमैट, क्योंकि अनीमिया के भी काफ़ी केसेस देख लिए थे पोस्टिंग में, हेमैट और फिर रूमैट, क्योंकि वो काफ़ी इजी था। तो ऐसे करके मैंने ये माइनर में ही प्रिपेयर करके रख दिया था। फिर जो बची सिस्टम्स थी उसको तो मैंने जैसे जैसे जो केस सॉरी मैम, जो केस आपको पोस्टिंग में मिलते रहते थे, आप उसको कंटिन्यू उस केस को मतलब कंप्लीट कर लेते थे उसका सिस्टम वाइज? यस एग्जैक्टली, ऐसा आप बोल रहे हैं? यस एग्जैक्टली। अच्छा। और फिर जो सर्जरी था, सर्जरी का हमारा मतलब इतना प्रॉपर नहीं हुआ था पोस्टिंग, क्योंकि तब तक कोविड आ गया था। तो तब मैंने फिर सिर्फ सर्जरी में जनरल, ब्रेस्ट, थायराइड और GI ये माइनर में पढ़ लिया था। फिर ऑब्स्टेट्रिक्स गाइनी में मैंने ऑब्स पढ़ लिया था, पीड्स मैंने पढ़ के रखा था, और शॉर्ट सब्जेक्ट्स में से मैंने एक डर्मा पढ़ा था, रेडियो, साइको और ऑर्थो पढ़ा था। तो मतलब हाँ, तो मतलब यू हैव टू ट्राई टू डू थिंग्स, बट अगर मैं मानो कि मैं अगर एकदम मेडिसिन के हर चीज़ के पीछे भागती या फिर सर्जरी को पूरे एज अ सब्जेक्ट कंप्लीट करना चाहती, तो मे बी वो थोड़ा हैफेजार्ड हो जाता सब कुछ कंप्लीट करने के चक्कर में, और फिर वो एक गो में कंप्लीट नहीं हो पाता अच्छे से भी, और फिर वो बाकी सब्जेक्ट्स को भी अफेक्ट कर देता। तो ये मेरा माइनर का पार्ट हुआ। और फिर मेजर में मैंने सिर्फ मेजर सब्जेक्ट्स पढ़े, जिसमें मेडिसिन, सर्जरी तो ऑलमोस्ट वो थोड़ा जाता है कि तुम उसको पढ़ते ही हो ओवरऑल तुम्हारे थ्रू आउट योर फाइनल ईयर। और फिर बाकी सब्जेक्ट्स 1 गो में कंप्लीट किए थे, जैसे ऑब्स एंड गायनी कंप्लीट, पीड्स कंप्लीट, और फिर शॉर्ट सब्जेक्ट्स एक एक इसमें कंप्लीट। फिर मतलब बाय द एंड ऑफ फाइनल ईयर, और मेरे पास टाइम था क्योंकि कोविड था, तो हमारे पोस्टिंग्स थोड़े कम हो गए थे और लेक्चर्स भी नहीं हो रहे थे। तो उस टाइम को मैंने यूटिलाइज़ किया कि अगर मैं कुछ पढ़ रही हूँ, कोई सिस्टम पढ़ रही हूँ या फिर कोई केस देख रही हूँ, तो मैं उसको क्लिनिकली पूरा इंटीग्रेट करके रख देती थी, ताकि मेरे जो पीछे एनेट, फिजियो, बायोकेम और जो अपने पैथो और फार्मा, ये वाली जो सब्जेक्ट्स है, ये मेरे साथ साथ स्ट्रॉन्ग होते जाए, ताकि मुझे अलग से उनमें एफर्ट्स ना डालने पड़े। तो उनको मैंने इंटीग्रेटेड वे में पढ़ लिया था। अभी अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो अगर मैं सर्जरी में थायराइड पढ़ रही हूँ, तो जो थायराइड कैंसर्स पढ़ रही हूँ, तो उसमें पैथो का भी एक पार्ट आ जाता है। या फिर ब्रेस्ट मान लो, ब्रेस्ट में भी हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उतना फिर सर्जरी में नहीं होता है, तो वो उतना पार्ट के लिए पैथो में मैं पढ़ लेती थी।
बट फिर मैं खुद को सिर्फ उतने पार्ट के लिए रेस्ट्रिक्ट करती थी कि मुझे बस इतना पढ़ के वापस आना है टू सर्जरी, बिकॉज आई एम स्टडिंग सर्जरी करेंटली। तो दिस वॉज माई अप्रोच। तो जब तक मेरा फाइनल ईयर कंप्लीट हुआ तो आई वॉज थॉरो विथ द फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स, और मैंने माइनर में सफिशिएंट टाइम दिया था PSM ENT ऑफ्थाल्म, तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट विद दोज सब्जेक्ट्स ऑल्सो। तो ये दोनों मिला के एंड आई हैड स्टडीड इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। तो मुझे पीछे आई न्यू आई वॉज वीक देयर, पर मुझे वो उतना ज़्यादा बर्डन नहीं था क्योंकि मैंने जो मेजर क्लिनिकल चीज़ें थी वो मैंने उसके साथ पढ़ ली थी। सो मैम सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स का कैसा करना चाहिए फिर, अगर कोई थर्ड ईयर या फाइनल ईयर से पढ़ रहा है तो अगर मतलब तुम थर्ड ईयर फाइनल ईयर से पढ़ रहे हो तो पैथो FMT को तुम एक बारी एक तुम्हारा टाइम निकाल के बीच में पढ़ सकते हो, क्योंकि मतलब ये तुम्हें रिटेन हो जाएंगे धीरे धीरे। बाकी जैसे मैंने बोला कि मतलब पैथो में भी अगर तुम देखना चाहो तो फिर जनरल पैथो, क्योंकि जब तुम अच्छे से एक बारी पैथो में हिमैट पढ़ लेते हो तो तुम्हारा मेडिसिन में और आसान हो जाती है हेमाटोलॉजी में। या फिर उल्टा भी चले जाओ तो वैसे भी चलता है कि मतलब तुमने, और क्योंकि उतना बेसिक तो हम लोग मतलब पढ़ ही लेते हैं सेकेंड ईयर में, क्योंकि तो हमारा मेडिसिन में ईजी हो जाता है थोड़ा पढ़ने के लिए। तो फिर वो तुम रेट्रोस्पेक्ट, अगर तुम रेट्रोग्रेड भी चले जाते हो तो भी तुम ऐसे ईजीली उसको पढ़ के कंप्लीट कर सकते हो। और वो काफ़ी एक मेजर पोर्शन है पैथो का, अगर तुम हेमाटोलॉजी को कंसिडर करोगे। और फिर बाकी जो सिस्टमिक पैथो है वो तुम जैसे जैसे मेडिसिन और सर्जरी पढ़ते जाते हो तो यू कीप इंटीग्रेटिंग दोज विद द मेजर सब्जेक्ट्स, तो वो तुम्हारे पास उसका बर्डन रहता ही नहीं, सिर्फ बचता है जनरल पैथो। और फिर जो तुम्हारा एनैट है तो तुम वाइवा के लिए जब पढ़ोगे, या फिर बाकी भी जब मैंने बोला कि माइनर मैंने एकदम सीरियसली किया था, तो वो ईयर नोज थ्रोट और जो एनाटॉमी ऑफ आई बॉल या फिर एक्स्ट्राओकुलर मसल्स है, सारी नर्व्स है, ये सब तो मतलब कहीं ना कहीं वाइवा के लिए इधर उधर पढ़ ही लेते हो। तो फिर बहुत कम चीज़ें बचती है जो तुम्हें अलग से मतलब सिर्फ एनैट जाके तुम पढ़ोगे तो तुम्हें नहीं लगेगी। तो जैसे इंटीग्रेटेड से पढ़ते जाते हो तो मतलब थोड़ा इजी हो जाता है पढ़ना जब तुम उस सब्जेक्ट को लेके बैठते हो अलग से, क्योंकि ऐसे सिर्फ उस सब्जेक्ट को लेके बैठना थोड़ा डिस्ट्रेसिंग हो सकता है, क्योंकि वो थोड़ा फैक्चुअल जाता है अगर तुम्हारे पास उसका कुछ क्लिनिकल रिलेवेंट पॉइंट नहीं है तो। और मतलब रहेंगे उसमें काफ़ी सारे वैसे पॉइंट्स, बट फिर वो आगे जाके वो सिर्फ रटने वाले पॉइंट्स होंगे जो तुम एंड मोमेंट पे पढ़ के निकाल सकते हो। मतलब पहले तुम्हारा एक रीडिंग रहेगा, बट फिर बाकी तुम्हारा आगे जाके वो ऐसा थोड़ा स्विफ्टली निकल जाएगा। और FMT एक बहुत मेजर मतलब नॉट मेजर सब्जेक्ट, छोटा ही सब्जेक्ट आता है, बट वो बहुत एक मेजर रोल प्ले करता है वुड से, कि तुम मतलब यहाँ के मार्क्स नहीं छोड़ सकते हो। अगर तुम्हारे FMT के क्वेश्चंस जा रहे हैं तो उसे नहीं छोड़ सकते हो। वो तुम्हारा अच्छा सब्जेक्ट है जिसे तुम स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, तो उसको धीरे धीरे उस पर वर्क करके वहाँ के क्वेश्चन सारे तुम्हारे निकल जाए। इस पे तुम्हें ज़्यादा मतलब फोकस करना चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से मतलब जैसे जैसे हम थर्ड या क्लिनिकल मेजर क्लिनिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ उसमें जो जो आ रहा है उसको हम फर्स्ट और सेकेंड ईयर का जो जो उसमें आ रहा है वो हम साथ साथ में कंप्लीट कर सकते हैं, उसके लिए अलग से जाने की ज़रूरत नहीं है ऐसा। हाँ, पर मतलब जैसे तुम पीछे जा भी रहे हो तो फिर वो थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करना है खुद को कि तुम्हें हर चीज़ नहीं पढ़नी है फिर पूरी। जो वहाँ का तुम्हें यहाँ पर डाउट आया है क्योंकि तुम्हारा बेसिक क्लियर नहीं है, तो उतना पार्ट पढ़ के तुम्हें वापस तुम्हारा जो मेन सब्जेक्ट तुम पढ़ रहे हो वहाँ पर तुम्हें वापस आना है। अगर चाहिए तो वो चीज़ वहाँ पे नोट कर सकते हो तुम। ओके, सो मैम जो क्वेश्चन सॉल्व करने की बात है जैसे MCQ प्रैक्टिस वगैरह, तो थर्ड ईयर में जैसे आपने जब से स्टार्ट किए थे पढ़ना तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप तब से स्टार्ट कर चुके थे कि थोड़ा बाद में, ये उसका कैसा था फिर सिस्टम? जब PSM का मतलब तीनों सब्जेक्ट्स का एक रीडिंग हो चुका था ना, तब मैंने फिर MCQ प्रैक्टिस स्टार्ट किया था। एक रीडिंग होने के बाद? हाँ, मतलब एक की आफ्टर गोइंग थ्रू माई माइनर वंस, देन आई हैड स्टार्टेड गोइंग फॉर द क्यू बैंक। ओके, एंड अप्रोच क्या होना चाहिए क्यू बैंक सॉल्व करने का, और जो गलत क्वेश्चन हो रहे हैं अपने, जो अपनी कमियां आ रही है सामने, तो उसके लिए क्या अप्रोच होना चाहिए? सी जो हम लोग अगर क्यू बैंक सॉल्व कर रहे हैं
तो उस पे हमारा ज़्यादा फोकस इस पे नहीं होना चाहिए कि हमारे मतलब गलत, कि हमारे कितने गलत हुए और मतलब हम लोग उसको लेके फिर सैड हो जाए। जो क्यू बैंक हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो यूज़ इट एज अ टूल फॉर लर्निंग, कि अगर तुम्हारा गलत हो भी रहा है तो तुम उस पार्ट पे ज़्यादा ध्यान दो कि तुम्हारा क्या गलत हो रहा है और क्यों गलत हो रहा है। क्या तुम्हारा अप्रोच गलत है, या फिर तुम्हारी रीडिंग गलत हुई है, गलत एज इन कि तुम रीडिंग सही से नहीं किए हो, या तुम्हारे रिविजन में कमी पड़ गई है। तो यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है रादर देन कि अगर तुम, क्योंकि देखो अगर तुम किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम अगर इमिडिएटली उसको सॉल्व करोगे तो वो सही ही होने हैं, वो सही होने ही वाले तुम्हारे, तुम वो तो 100% भी करेक्ट हो सकते हैं क्यू बैंक के। तो मैंने जब माइनर में स्टार्ट किया था तब फिर मेरा ऑलरेडी जब ऐसे थोड़ा इमिडिएटली पढ़ा हुआ था तो वो राइट ही होते थे क्वेश्चंस, बट फिर मैंने थोड़ा आगे जाके रियलाइज़ किया कि वो राइट ही होने वाले थे क्योंकि वो जस्ट पढ़ा हुआ है। तो जब मैं मेजर में आई तब मैं जो थियोरी के लिए पढ़ती थी उसके मैं इमीडिएटली क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करती थी, मैं थोड़ा टाइम देके सॉल्व करती थी जब मेरे उस सब्जेक्ट के रिवीजन का टाइम आता था, कि मतलब थोड़ा स्पेस देके। तो रिवाइज करने के बाद सॉल्व करते थे या पहले? पहले पहले, ताकि वो इसके एक्टिवली मैं उस पर सोच पाऊँ और फिर मुझे वो लगे, मतलब मुझे वो समझ में आ जाए कि मेरा पार्ट कौन सा वीक हो रहा है और क्यों वीक रह रहा है, या फिर मैं गलत हो रही हूँ तो कहाँ गलत हो रही हूँ। एंड एक बार सॉल्व करने के बाद, रिवाइज करने के बाद फिर से उन क्वेश्चन पे जाने का कि कैसे इस हुआ, क्या वो गलत हुआ। वो तुम तभी रिव्यू कर सकते हो, जैसे क्यू बैंक अगर कंप्लीट हुआ है तो यू कैन जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस कि मतलब क्या गलत हुआ, कहाँ गलत हुआ। और एक बार तुम अगर क्यू बैंक सॉल्व कर लेते हो तो क्यू बैंक में फिर तुम्हें वो भी दिखता है ना कि रिसेंट एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आया, एंड रिसेंट नीट में कौन सा आया, एम्स में कौन सा क्वेश्चन अभी पूछा गया है। तो उस हिसाब से जब तुम वापस उस चीज़ को पढ़ने जाओगे तब तुम्हारे दिमाग में कुछ रहेगा कि दीज आर द क्वेश्चंस विच आर रिसेंटली आस्ड, दीज आर द टॉपिक्स विच आर रिसेंटली आस्ड। तो उस हिसाब से मतलब तुम जब पढ़ते हो तो तुम्हारा थोड़ा स्ट्रेटिफाई भी हो जाता है कि तुम किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हो। क्योंकि आगे जाके फिर तुम्हें जो तुम्हारा अल्टीमेट फाइनल रिवीजन रहेगा, तुम्हारे पास तब सब चीज़ पढ़ने का टाइम नहीं होगा और तुम्हें सिर्फ वो चीज़ें पढ़नी है जो मतलब तुम ईज़िली बार बार भूल जाते हो। तो वो एक ये हो जाता है क्यू बैंक सॉल्व करके। ओके मैम, आपका सोर्स कौन सा था क्यू बैंक सॉल्व करने के लिए या पूरी पढ़ाई के लिए टोटल? क्यू बैंक और वैसे भी मतलब एज ए सोर्स मेरा सिर्फ मैरो रहा है, और स्पेशली मतलब माइनर से लेके अभी तक का। जो एक्चुअली क्यू बैंक में मैं एक पॉइंट और बताना चाहूँगी कि जैसे तुम क्वेश्चन को अप्रोच करते हो किसी क्वेश्चन को, तो मैरो के क्यू बैंक में वो एक टाइमर सेट होता है कि किसी क्वेश्चन पर अगर तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ रही है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम देते हैं तुमको, और अगर कोई क्वेश्चन फैक्चुअल है या जिसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है तो उसका टाइमर काफ़ी फास्ट ख़त्म हो जाता है। तो उस हिसाब से मतलब जब तुम क्वेश्चन पढ़ते हो तो मेक इट अ हैबिट कि तुम क्वेश्चन को सिर्फ एक ही बार पढ़ रहे हो, क्योंकि यू कांट लाइक गो थ्रू अ क्वेश्चन ऐसे हल्के से एंड देन तुम ऑप्शंस पढ़ोगे फिर वापस तुम क्वेश्चन पे जाओगे, तो दिस वेस्ट्स अ लॉट ऑफ टाइम जब एक्चुअल नीट में तुम बैठते हो। तो जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो क्यू बैंक में तभी ये आदत बना लो कि तुमने क्वेश्चन को एक बारी में ही समझ लिया है, क्योंकि फिर जो एकदम फिर चीज़ें आके भी फिर गलत हो जाती है एग्ज़ाम में कि तुम्हारा इनकरेक्ट है, चूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट, या फिर इनकरेक्ट एक्सेप्ट। तो अगर तुम एकदम ऐसे शांत दिमाग से एक like in one go, if you get the question, if you understand the question, it is very easy for you to look at the options and answer rather than like going haphazardly. जब ऐसे क्वेश्चन पर देख भी रहे हो तो मेक इट मतलब इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, बट आई यूज टू लुक एट दी फोर्थ ऑप्शन फर्स्ट, फिर मैं मतलब ऐसे नीचे से ऊपर ऑप्शंस देखती थी ताकि एकदम ही सिली मिस्टेक्स अवॉइड हो। क्योंकि थोड़ा टेंडेंसी रहता है कि कभी हम लोग गलती से एकदम हड़बड़ी में कुछ फर्स्ट ऑप्शन जो ऐसा ट्रिकी रहता है वो वही मार्क कर देता है, जबकि क्वेश्चन थोड़ा वो वर्ड्स इधर उधर करके वो क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। तो उसकी वजह से फिर ऐसे सिंपल क्वेश्चन हाथ से छूट जाते हैं, विच मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस लेटर।
फोर्थ ऑप्शन पहले पढ़ना चाहिए? हाँ मतलब इफ़ यू कैन ट्राई इट, इट वाज अ वे दैट आई फॉलोड। या सो मैम, आपकी पढ़ाई स्ट्रेटेजी में आप ग्रुप स्टडी पे ज़्यादा फोर्स दिए कि सिंगल पढ़ते थे अकेले, जब कि कोई मैं स्टडी पार्टनर? जब माइनर मेजर में हम लोग थे, तब जो हम लोग मतलब पढ़ते थे ऑन एंड ऑफ साथ में, बट जो हमारा फाइनल मतलब जो यूटी रहता है, यूटी के प्रैक्टिकल्स का जो टाइम रहता है, वहाँ पे हम लोग ट्राई करते थे कि हम लोग जितना हो सके हम लोग पढ़े, तो वो माइनर हो या फिर मेजर हो। तो हमने वहाँ पे मेजर ग्रुप स्टडी स्टार्ट में की है ताकि हमारे सारे केसेस और काफ़ी सारा सब्जेक्ट हमारा कवर हो जाए। तो वो एक काफ़ी मतलब बूस्ट कर देता है तुम्हें आगे जाके, क्योंकि तुम केसेस जो पढ़ते हो वही थोड़ा लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टर्म तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से याद रह जाता है। और फिर जो इंटर्नशिप में था, हम लोग कुछ एक टाइम रहता था कि जिसमें हम लोग 1.5-2 घंटा डिस्कशन रखते थे रेगुलरली। बट फिर वो जैसे जैसे आगे आगे मतलब इंटर्नशिप जैसे जैसे आगे चलती गई, तो वो थोड़ा हमारे टाइमिंग का इश्यूज़ आ गए, तो फिर उसमें नहीं हुआ। बट फिर अगेन लास्ट 1.5 महीने में हमने एक ग्रुप बनाया था एक्चुअली, क्योंकि हमारी जो 20th नोटबुक जो बोलते हैं वो हमारी रेडी नहीं थी तब तक। तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिस पे हम लोग जो इंडिविजुअली जो भी पढ़ रहे हैं, उस पर हम लोग सिर्फ ये डालते थे कि मैनेजमेंट क्या होता है किसी चीज़ का, या फिर कोई क्राइटेरिया, या फिर कोई क्लासिफिकेशन, या फिर कोई मतलब कुछ भी, जैसे कुछ स्कोरिंग वगैरह सिस्टम है। तो ये हम लोग डालते थे ताकि जब हम लोग, क्योंकि हम जो भी पढ़ रहे हैं उसमें तो हम लोग सैचुरेट हो जाते थे, तो उस पॉइंट पे जब अगर कुछ और पढ़ने का मन करता था तो हम लोग ग्रुप से पढ़ते थे कि ग्रुप पे कुछ तो फैक्चुअल चीज़ आई है, या फिर जो ऐसी चीज़ आई है जो मतलब ऐसे रिटेन नहीं होती, बार बार पढ़ना पड़ता है। तो वो उतने पार्ट में फिर हमारे काफ़ी ज़्यादा हाई यील्डिंग टॉपिक्स कवर हो जाते थे, क्योंकि मैं अलग कुछ डालती हूँ, सामने से कोई कुछ और अलग डाल देता है, और फिर वो एक्टिवली हमें याद रहता है कि हमने कुछ डाला था या सामने वाले ने कुछ डाला था। राइट। ओके मैम, तो जब आप फाइनल ईयर में जो थे, तो फाइनल ईयर में जो क्लिनिकल केसेस होते हैं या कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो उनका क्या इम्पोर्टेंस रहा है, आपको जितना याद हो, उनका क्या इम्पोर्टेंस रहा है आपके नीट पीजी एग्ज़ाम में, मतलब स्कोर बढ़ाने के लिए? आई फील कि जो हमारी अभी नीट पीजी या फिर आने वाली जो अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम भी हो, तो ये सारी एग्ज़ाम्स क्लिनिकल है। तो अगर तुम अपनी जो फाइनल ईयर की क्लिनिकल पोस्टिंग है वहाँ पे इफ़ यू ऑब्ज़र्व प्रॉपरली, तो तुम्हें समझ में आएगा कि हमारे पास केसेस आते कौन से हैं हॉस्पिटल में मोस्टली। तो जैसे मान लो हमारे पास सीएलडी के इतने सारे केसेस आते हैं, मेडिसिन की बात अगर करूँ तो सीएलडी के इतने सारे केसेस आते हैं, अनीमिया के इतने ज़्यादा केसेस आते हैं, रूमेटिक हार्ट डिसीज़, कभी इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस वाले आ जाते हैं, एमआई वाले आ जाते हैं, सीजर्स कन्वर्जेंस वाले आ जाते हैं, डायबिटीज़ के इतने सारे केसेस आते हैं, टीबी के आते हैं, इमरजेंसीज़ में क्या क्या आता है। तो ये अगर तुम अभी इसको देखो ना, तो यही सारे टॉपिक्स हैं जो तुम्हें मैनेजमेंट पार्ट में वो एग्ज़ाम में पूछने वाले हैं। तो अगर तुम तब उसको प्रैक्टिकल बुक्स से कहो, या फिर तुम अपने नोट्स से कहो, या फिर अपनी टेक्स्ट बुक से कहो, जहाँ से तुम्हें पढ़ना है वहाँ से पढ़ो। बट एक बार तुम ये केसेस को अच्छे से समझ रहे हो, किसी डिसीज़ को अच्छे से समझ रहे हो, उसको किसी की से मतलब बाउंड्री नहीं रख रहे हो कि ये सिर्फ मेडिसिन का टॉपिक है, तुम उस डिसीज़ को पूरा समझने की कोशिश कर रहे हो, तो वो तुम्हें बार बार पढ़ने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुमने वो एक केस देख लिया है अपने सामने। तो फिर तुम्हें आगे जाके ये अगर इतनी सारी चीज़ें अगर तुमने देखी हुई है, तो इस पर तुम्हें ऐसे थेरेटिकली मगअप करने की ज़रूरत नहीं रहती। वो फिर तुम्हारी यही चीज़ें ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग होती जाती है। जब तक तुम्हारा फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाता है, और जब तक तुम यूटी के लिए पढ़ लेते हो, अपना प्रैक्टिकल्स के लिए पढ़ लेते हो, तब तक यू योरसेल्फ फील कॉन्फिडेंट कि तुम मतलब केसेस या फिर इसका मैनेजमेंट, इन चीज़ों का मैनेजमेंट, इमरजेंसीज़ का मैनेजमेंट तुम्हें आता है। तो तुम्हारा वहाँ से ही कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है, तो तुम्हें आगे जाके जब तुम प्रिपेयर करते हो, तो वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी आगे आगे रहता है, वो मेंटेन रहता है थोड़ा बहुत, और वो काफ़ी आसानी होती है, तुम उस सब्जेक्ट को आगे आगे पढ़ते जाते हो। तो
और जब तुम फाइनल ईयर में हो तभी आई थिंक इज़ द मेन टाइम, या फिर माइनर में अगर तुम पढ़ रहे हो क्लिनिकल पोस्टिंग के साथ तो इट इज़ वेल एंड गुड। तो यही पीरियड है जब तुम मतलब प्रैक्टिकली इन प्रैक्टिकल बुक्स से पढ़ते हो। तो आई हाईली सजेस्ट कि तुम उस पीरियड में वो पढ़ो। जो मेडिसिन की मैंने कुंडू यूज़ की थी, पीडियाट्रिक्स के लिए संतोष कुमार एक बहुत अच्छी बुक है, या फिर तुम्हें मतलब जो भी तुम प्रेफर करते हो, तुम्हें जैसे जैसे भी बुक्स पसंद आते हैं, बट आई फील कि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि तुम केसेस को कैसे अप्रोच करते हो, केसेस को कैसे समझते हो। राइट, तो पोस्टिंग, क्लिनिकल पोस्टिंग का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है बहुत बहुत अकॉर्डिंग टू यू। ओके, सो मैम, मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे पूछना चाहता हुआ कि जो नोट्स होते हैं अपने, बहुत लोग, कुछ लोग बोलते हैं खुद के नोट्स बनाना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब कुछ लोग प्रिंटेड नोट्स से पढ़ते हैं, तो आपका क्या अप्रोच था इसके बारे में? मेरे भी प्रिंटेड नोट्स थे मैरो के, क्योंकि मतलब मैरो थोड़ा बल्कि है एज अ सोर्स, तो आई कुड नॉट अफोर्ड जॉटिंग एवरीथिंग डाउन दैट वाज सेड इन द वीडियो, राइट। मैं प्रिंटेड फॉर्म यूज़ करती थी, बट इट मतलब इट डिफर्स इंडिविजुअली कि तुम्हारा मतलब अप्रोच कैसा है, आज तक तुम कैसे पढ़ते आए हो, तुम्हें ज़्यादा रिटेन कहाँ से होता है। मुझे पर्सनली मतलब वीडियो ऑडियो विजुअल काफ़ी याद रहता है, तो मैंने प्रिंटेड नोट्स ले लिए थे। बट मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, तो वो कम्प्लीटली तुम्हें थोड़ा खुद को असेस करना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए कौन सा बेटर वे है, कि तुम किससे ज़्यादा याद रख पा रहे हो। राइट, ओके, सो मैम लेट्स कम टू द इंटर्नशिप पार्ट। आप इंटर्नशिप में टाइम मैनेजमेंट आपने कैसा किया, इस पे आप कुछ बताइए कि किस तरह से करना चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। ओके, सो इंटर्नशिप में मैंने ये किया था कि जो टाइम मैनेजमेंट होता है ना, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट जाता है, क्योंकि तुम्हारा ड्यूटी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 8 या 9 जो भी हुआ 9 से 2, तो मुश्किल रहता है थोड़ा उसको मैनेज करना। जो अगर तुम इस टाइम को मतलब दिन को सेशंस में अगर डिवाइड करोगे, सुबह से लेकर रात तक, जब भी तुम उठ रहे हो और जब तक तुम सो रहे हो, तो अगर तुम इसमें सेशंस बनाओगे, जैसे मॉर्निंग सेशन, आफ्टरनून सेशन, आफ्टरनून में भी अगर तुम्हारा स्टडी स्टाइल कैसा है कि तुम 2 घंटे बैठ के पढ़ते हो, 3 घंटे बैठ के पढ़ते हो, तो उस हिसाब से आफ्टरनून के स्लॉट्स, क्योंकि वहीं पे मेजर तुम पढ़ते हो, या फिर अगर तुम्हारा कुछ मेजर पोस्टिंग चल रहा था तो शाम को भी जाना पड़ता है, तो एक ही स्लॉट बनता है वापस आफ्टरनून का, और फिर रात का एक स्लॉट। जैसे मैं रात में पढ़ती थी तो मैं रात में 2 स्लॉट्स बना देती थी। तो इसमें क्या होता है ना कि मान लो अगर मेरा आज कुछ तो ड्यूटी में गड़बड़ हो गया, मेरा आफ्टरनून स्लॉट था ही नहीं, फिर भी मेरे पास एक मॉर्निंग स्लॉट था और रात के मेरे 2 स्लॉट्स थे। तो इसमें ऐसा है कि या फिर अगर मैं मान लो गलती से मैं सुबह लेट हो गई उठने में, तो मेरा मॉर्निंग स्लॉट चला गया, तो मेरे पास अभी भी आफ्टरनून है, अगर मेजर पोस्टिंग नहीं है तो आफ्टरनून के 2 और रात के 2 स्लॉट्स है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर मैं इसको एज अ डे कंसिडर करती आर वाइज, तो अगर मैं ये सोचती कि मेरे सुबह के 2 घंटे चले गए ऑलरेडी और फिर मैं ड्यूटी करके आती और फिर ड्यूटी से लेट हो जाती, तो 3 साढ़े 3 हो जाते मुझे आते से, तो आई वुड हैव थॉट कि मेरा दिन वेस्ट हो गया। बट जब तुम इसको एज अ सेशन देखते हो ना, तब तुम्हारे पास थोड़ा तुम्हारे मतलब माइंड में ये चलता है कि चलो थोड़ी लिबर्टी है, अब जितने भी अभी तक स्लॉट्स बचे हैं आई विल यूज़ दोज। डोंट कंसिडर इट कि मतलब अगर तुम्हारे कुछ 2-3 घंटे वेस्ट हो रहे हैं तो तुम्हारा पूरा दिन वेस्ट हो गया है। ये सबसे मेजर चीज़ है, क्योंकि ये वो थोड़ा होता है स्टार्टिंग में कि तुम थोड़ा अगर तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है कहीं, तो तुम उसी पे फोकस करते हो कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो गया, रादर देन फोकसिंग ऑन द टाइम यू हैव लेफ्ट इन योर डे। तो ये सेशन में टॉपिक्स, तो अगर टॉपिक्स मैंने उसमें डिवाइड मतलब उसमें अलॉट किए हैं किसी टॉपिक को, तो उतना टॉपिक अगर मैं फिर अभी उसमें प्रायोरिटाइज़ करूँगी कि मुझे कौन से टॉपिक को ज़्यादा ऊपर रखना है, कि मैं उसको ले लेती हूँ अभी कोई एक टॉपिक है कि जिसमें मैं कॉन्फिडेंट हूँ तो उसको अभी रख देती हूँ, उसको रिवीजन में ले लूँगी। तो इस हिसाब से जब तुम जो भी तुमने डिसाइड किया है फॉर अ डे, तो उसमें से
इवन इफ यू आर डन विथ 70 to 80% ऑफ वॉट एवर यू हैड डिसाइडेड, तो भी यू आर गुड टू गो. मतलब क्योंकि यू कैन नॉट कंप्लीट एवरी थिंग, राइट. क्योंकि वो ड्यूटी में भी आगे पीछे होता है, या फिर तुम्हें भी कहीं जाना होता है, कुछ ना कुछ आ सकता है दिन में. तो ये दिन का मैं ऐसे प्लान करती थी. एंड आई यूज टू डिसाइड इट फॉर अ वीक. आई यूज टू डिसाइड अ सब्जेक्ट फॉर अ वीक. बट मैं उसमें भी आई यूज टू गो फॉर 1 day एट अ टाइम, जिसमें मैं सेशंस रखती थी. तो यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन अ डे एट अ टाइम. और अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है तो यू हैव योर सेशंस में योर स्लॉट्स. तो ट्राई टू मैनेज एज मच एज यू कैन उसमें. और जो अगर इंटर्नशिप का मानेंगे तो उसमें भी यू कैन फाइंड वेज टू स्टडी इन इंटर्नशिप, राइट. कि तुम कोई हल्का फुल्का पोस्टिंग है, कैजुअलिटी में बस बैठे हो, कोई नहीं आ रहा है, कुछ काम नहीं है, तो अब तुम वहाँ पे क्यू बैंक सॉल्व कर लो, या फिर वीडियो लगा लो, या फिर नोट्स पढ़ लो. थोड़ा इंटर्नशिप के मतलब इंटर्नशिप ड्यूटी आवर्स में भी अगर तुम्हें टाइम मिल रहा है तो यूटिलाइज इट. क्योंकि आगे जिन दिन में जाके अगर तुम्हें लेट हो गया, या फिर कुछ हो गया, या फिर बाद में काम आ गया, तो तुम्हारा फिर वो आगे वाला स्लॉट अफेक्ट होगा. तो अगर तुम्हारे मतलब जहाँ पे भी तुम एडजस्ट कर पा रहे हो अपना पढ़ाई इंटर्नशिप आवर्स में, तो यू शुड डू इट. पर्सनली मैंने वैसे नहीं किया था. मेरी लाइट पोस्टिंग्स थी स्टार्टिंग में, तो तब मैंने सारे हैवी सब्जेक्ट्स निपटा लिए थे. क्योंकि कैसे होता है ना कि अगर तुम्हारी हैवी पोस्टिंग लगी है, मान लो मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थो वगैरह, उसमें तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम इतना मेजर सब्जेक्ट 4 हफ्ते में कर पाओ विथ ड्यूटी. ऑलरेडी तुम लोग एट डेज के दिन नहीं पढ़ पाते हो, ठीक है. पोस्ट एट डे भी बहुत हैवी जाता है, पोस्ट टू पोस्ट एट डे हल्का हैवी जाता है. बट इन 2 दिन में तुम इतना थक जाते हो कि तुम्हारा पोस्ट टू पोस्ट एट डे भी अफेक्ट हो जाता है. और इसमें अगर तुम मेडिसिन 4 हफ्ते में पढ़ना चाह रहे हो, 4 या 6, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट जाता है एज़ कम्पेयर टू कि तुम्हारी साइकेट्री की पोस्टिंग लगी है, या फिर पीएसएम में तुम पोस्टेड हो. तो तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है, तुम फोकस कर सकते हो एक हैवी सब्जेक्ट पे. तो जैसे मेरा लाइट सब्जेक्ट्स का पोस्टिंग था, तो मैंने पूरा हैवी सब्जेक्ट्स पहले उठा लिया. और फिर जैसे जैसे मेरा हैवी आते गया, तब मैंने एकदम ऐसे इजी सब्जेक्ट्स उस पोस्टिंग के साथ लगा दिए. बट मान लो अगर मेरे सामने कोई केस आ रहा है ऑफ्थाल में, मानो मैंने रेटिनोब्लास्टोमा देख लिया, तो कॉल के लिए अगर मैं जा रही हूँ तो मैं फ़ाइल पढ़ूँगी, मैं उसका वो बच्चे का मैनेजमेंट देखूँगी, बच्चे की हिस्ट्री देखूँगी. और फिर अगर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ तो याद नहीं आ रहा है, मिसिंग समथिंग, तो मैं उतना मैरो से खोल के वहाँ पे उतना पढ़ लेती थी, या फिर वीडियो लगा लेती थी. तो जो करंट पोस्टिंग के केसेस है वो मैं थोड़ा थोड़ा देखती जाती थी इंटर्नशिप आवर्स में. बट फिर मेरा मेजर सब्जेक्ट जो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ वही रहता था. मतलब मैं वापस आके ऑफ्थाल नहीं पढ़ूँगी, मैंने बस वहाँ पे वो केस देखा, तो इसलिए मैंने उतना पढ़ लिया. एंड मैम, जैसे जब से इंटर्नशिप शुरू हुई तो कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता? मतलब आपके हिसाब से जैसे मेजर सब्जेक्ट में 4 मेजर सब्जेक्ट है, तो उसमें से भी पहले कौन सा करना चाहिए, वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? वो मतलब तुम्हारी पर्सनल चॉइस होगी. मतलब तुम किस सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग हो, वीक हो, उस हिसाब से तुम्हें उसको थोड़ा आगे पीछे रखना पड़ेगा. क्योंकि तुम अपने सारे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स एक के पीछे एक नहीं लगा सकते, तुम नहीं कर पाओगे. वो थोड़ा मतलब बहुत ऐसा हैवी हो जाता है, ठीक है. तुम्हारे हिसाब से अगर तुम्हारा कुछ लाइट सब्जेक्ट है, उसके बीच में उसको डाल दो. अगर तुम मेडिसिन पढ़ रहे हो तो सिस्टम वाइज उसको डिवाइड कर लो, वीक में सिस्टम वाइज, ठीक है. जो भी तुम कर रहे हो उसको वीक के हिसाब से करो. मान लो जो शॉर्ट सब्जेक्ट्स है वो एक हफ्ते में हो जाएंगे, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. या फिर जो और पीछे भी आसान सब्जेक्ट्स है, जो जैसे ENT, ऑफ्थाल्म, FMT, ये सब लोग हो जाते हैं एक हफ्ते में. तो ये तुम्हारा टारगेट रहा कि तुम एक हफ्ते में इतना इतना करोगे. बट उसके अंदर तुम जो भी डाल रहे हो, जैसे मेडिसिन का नेफ्रो डाल रहे हो, CNS डाल रहे हो, तो ये सिस्टम तुम अपने हिसाब से डालो कि कोई तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट सिस्टम है तो उसके साथ तुमको जो भी ईजी लग रहा है वो डाल दो. और इसके बाद अगर तुमको मेडिसिन एक कंटिन्यूएशन में कंप्लीट करना है तो दैट इज़ एन ऑप्शन. या फिर तुमको मेडिसिन हैवी जाता है तो सिस्टम्स ऐसे वीक वाइज डिस्पर्स करके
उसके बीच में तुम कुछ शॉर्ट सब्जेक्ट डाल सकते हो। राइट। ओके। सो मैम, जो इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप जैसे शुरू है, तो लेट्स कम टू द टॉपिक ऑन मॉक टेस्ट। आपने मॉक टेस्ट देना कब से शुरू किया था, और वो कब से शुरू करना चाहिए एक्चुअली मॉक टेस्ट देना? मैंने जैसे फाइनल ईयर ख़त्म हुआ था तब से मैंने स्टार्ट किया था मैरो के जीटीज़। तो आई थिंक कि मतलब दैट इज़ अ राइट टाइम, क्योंकि हमारे पास एक रीडिंग हो चुका रहता है फाइनल ईयर का, और पेपर मतलब क्लिनिकल ही थोड़े क्वेश्चंस रहते हैं, तो मतलब तुम सोच पाते हो अगर तुम्हें कुछ एनाट फिजियो का क्वेश्चन आ जाए और तुम्हें नहीं आ रही है वो चीज़ें, बट कुछ क्लिनिकली रेलेवेंट है तो उसके लिए तुम सोच लोगे। और तुम्हारे पास एक बर्ड्स आई व्यू है सारे सब्जेक्ट्स का, क्योंकि तुम्हारे 19 सब्जेक्ट्स तुमने एक बार पढ़ लिए है कभी ना कभी। तो तब अगर तुम स्टार्ट करते हो तो तुम्हें थोड़ी आदत हो जाती है थोड़ा रेट्रोस्पेक्टिवली सोचने की, क्योंकि तुम फ्रेश में ENT ऑफ्थाल्म और बाकी क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पढ़े रहते हो। तो आई थिंक स्टार्ट मतलब आफ्टर फाइनल ईयर इफ़ यू स्टार्ट इट्स गुड, फिर उसके बाद यू कैन कंटिन्यू गिविंग दोज मॉक टेस्ट्स। अच्छा, तो मॉक टेस्ट में स्टार्टिंग से जो स्कोर आपका किस प्रकार आता था, कितना आता था? स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया मतलब जब मैंने पहली बार दिया था तो आई गॉट अराउंड 130 क्वेश्चंस राइट। ओके, तो उसके बाद मतलब दैट इज़ ऑल्सो मतलब अ बिट डिसेंट आई वुड से, बट उसके बाद लाइक यू नो जैसे जैसे टेस्ट्स आगे बढ़ते गए तो वो मतलब एक प्लेटू आ गया था मेरा प्रिपरेशन में, कि 140 क्वेश्चंस ही राइट आते थे। बट इसमें मॉक टेस्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम इस पे ज़्यादा फोकस करो कि तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं, तुम्हें 3 घंटे तुम सोच पा रहे हो कि नहीं विद अ काम माइंड, और तुम थक नहीं रहे हो उन 3 घंटे में। और उसमें अगर तुम्हें कोई एक सब्जेक्ट के ही क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो मतलब यू आर क्लियरली वीक इन दैट सब्जेक्ट, या फिर कोई टॉपिक आ रहा है जो तुम्हें वीक लग रहा है। और फिर मॉक देने के बाद वो मतलब मॉक इसलिए नहीं देनी होती कि तुम्हें डिसहार्टन होना है, तुम्हें मॉक इसलिए देनी है ताकि तुम्हें आदत पड़े एक टेस्ट देने की, ताकि आगे जाके वो तुम्हारे लिए बस एक टेस्ट रहे और तुम नीट को जस्ट एज अनदर मॉक टेस्ट सोचो। उसमें जो बाद में एनालिसिस आता है कि तुम्हारे कौन से सब्जेक्ट वीक है, यू नीड टू जस्ट वर्क ऑन दोज सब्जेक्ट्स। और अगर जीटी देख के तुम रिव्यू नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे इट इज़ अ वेस्ट, कि तुमने फालतू के अपने 3 घंटे वेस्ट कर दिया है। जीटी होने के बाद उसको रिव्यू करना ही है। पहले मैं जब रिव्यू करती थी तो आई यूज़ टू डिवाइड जीटी इन 4 पार्ट्स, 50 क्वेश्चंस में ईच डे रिव्यू करती थी। बट एज माई प्रिपरेशन वेंट अहेड आई माई स्पीड वेंट अ बिट फास्टर, तो मैं 100 क्वेश्चंस रिव्यू कर देती थी ताकि वो ज़्यादा पर डे। तो अगर वो उसके बियॉन्ड चला गया ना तो वो रिव्यू कभी हो ही नहीं पाएगा, वो रिव्यू छूट जाता है। और मान लो अगर तुम्हारी कोई टेस्ट ख़राब गई है ना तो उसको छोड़ना नहीं है, उसके रिव्यू को छोड़ना नहीं है, तुम्हें उस पर और ज़्यादा फोकस करना है कि तुम्हारा कहाँ गलत हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। सो मैम, जो नीट जो आपने बोले एनालिसिस या रिव्यू है, उसके लिए क्या अप्रोच और उसके लिए क्या तरीका होना चाहिए? सो जो मैरो का एक बार ही रिज़ल्ट आ जाता है तो उसके नीचे पूरा एक्सप्लेनेशन रहता है, और फिर उसके नीचे जो पर्ल्स आते हैं उसमें भी मतलब रिलेटेड टॉपिक्स तुम समझ ही जाते हो। तो जैसे जैसे तुम जीटीज़ देते जाते हो, नॉट नेसेसरी कि तुम्हारी सारी पढ़ाई होनी ही चाहिए, क्योंकि वो तो नहीं होने वाली है। तो जैसे जैसे तुम आगे देते जाते हो तुम्हें वो टॉपिक्स भी समझ में आ जाते हैं जो वो ज़्यादा जिस टॉपिक पे क्वेश्चन बना रहे हैं, और अगर तुम जो गलत कर रहे हो उसका नीचे तुम्हारे पास एक्सप्लेनेशन भी है। और अगर वो टॉपिक का एक्सप्लेनेशन पढ़ने में भी तुम्हें थोड़ा ये लग रहा है कि कुछ नया नया सा लग रहा है तो तुम यू शुड वर्क ऑन इट मोर, कि ये टॉपिक वीक रह गया है तो विथ ईच जीटी तुम अपने टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग करते करते आगे बढ़ रहे हो। दैट शुड बी योर एम। सो मैम, जो जीटी है कितने दिन में देना चाहिए, या आप कितने कितने दिन में एक जीटी दिया करते थे? मेरा टारगेट रहता था कि महीने में एटलीस्ट 2 तो भी दे पाऊँ, पर मतलब 2 तो होते ही थे क्योंकि ड्यूटी वगैरह रहता था।
तो एटलीस्ट एक तो अच्छा। भी मैं 1 महीने में देती थी। सो जीटी का जो स्कोर है, आपने जैसे बोले डिसहार्टन नहीं होना चाहिए अगर स्कोर कम भी आया तो आपका स्कोर तो थोड़ा ठीक ठाक ही था। बट अगर किसी का स्कोर कम आ रहा है तो उसके लिए मतलब क्या मेंटालिटी रखना चाहिए स्टार्टिंग में? स्ट्रैटेजी तो आपने बता दी है, क्या मेंटालिटी होनी चाहिए कि स्कोर कम आ रहा है, इसको किस प्रकार टैकल किया जाए? जो मानो कि मानो तुम्हारा स्कोर कम भी आ रहा है, तो भी उसमें तुम्हें इस बात पे ज़्यादा वही जो बोल रही थी कि मतलब जो सब्जेक्ट्स है उसमें तुम्हें समझ में आएगा कुछ तो सब्जेक्ट गलत हो रहा है, या फिर कोई क्वेश्चन मतलब या फिर तुम्हारे क्वेश्चन का अप्रोच गलत हो रहा है कि तुम बहुत हड़बड़ी में क्वेश्चन को मार्क कर रहे हो, ऑप्शंस सही से नहीं पढ़ रहे हो, या फिर क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ रहे हो, या फिर तुम्हें क्वेश्चन के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। तो उसमें यू नीड टू कीप अ काम माइंड सेट। अगर तुम हड़बड़ी मचा रहे हो, या फिर तुम क्वेश्चन को अगर ढंग से नहीं पढ़ रहे हो, तो अगेन यू नीड अ काम माइंड सेट कि तुम्हें क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। अगर तुम्हारा प्राइमरीली वहीं पे गलती हो रहा है, तो फिर आगे मतलब आगे रीडिंग ऑप्शंस ऑल्सो मेक्स नो पॉइंट। फिर अगर तुम उस टॉपिक को जानते ही नहीं थे, इट वॉज अ फॉरेन टॉपिक फॉर यू, तो आफ्टर द जीटी रीड दैट टॉपिक, एंड अगर इफ़ टाइम परमिट्स यू शुड मेक अ नोटबुक, ओके, कि जहाँ पे यू आर जॉटिंग डाउन द पॉइंट्स की पॉइंट्स टॉपिक्स वॉट एवर यू वॉन्ट, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विद, कि तुम्हें किस पे फोकस करना है, कहाँ स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत है। और जैसे जैसे मतलब आगे बढ़ेगा या फिर प्लेटू आएगा, यू नीड टू बी पेशेंट। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें मतलब तुम पढ़ रहे हो, बट एक प्लेटू तो आएगा, कभी ना कभी तो आएगा। अगर नहीं आ रहा है, इट्स वेल एंड गुड, तो वो धीरे 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 आगे बढ़ेगा। मतलब जैसे फर्स्ट रीडिंग तक नहीं होता है उतना अच्छा, फर्स्ट रीडिंग तक मतलब थोड़ा अटकता ही है, क्वेश्चंस अटकते ही है। या फिर यहाँ पर मेजर चीज़ ये होती है कि अगर तुम्हारा टेस्ट शुरू हुआ है और सिर्फ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आए जा रहे हैं, तो उसी में तुम एंक्शस होते जाते हो। मान लो पहले 5 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आए, 10 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आए, तुम उसी में इतने एंक्शस हो गए कि तुमने आगे के 190 क्वेश्चंस में भी यू आर एंक्शस, एंड उसमें से आधे कितने सारे क्वेश्चंस जो इजी थे वो भी तुमने एंग्जाइटी की वजह से बस गलत किया है। तो जब तुम किसी पेपर के लिए बैठ रहे हो, या फिर मॉक देने बैठ रहे हो, नीट देने बैठ रहे हो, लुक एट इट फ्रॉम थोड़ा बर्ड्स आई व्यू, कि तुम्हारे पास 200 क्वेश्चंस है, तुम्हारे एक लाइन में मानो तुम्हें नहीं आइडिया आ रहा है, तो भी यू हैव मेनी मोर क्वेश्चंस टू गो। इन क्वेश्चंस के पीछे तुम्हें पूरा पेपर ख़राब नहीं करना है तुम्हारा। तो ये तुम जैसे 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 आगे आगे तुम मॉक देते जाते हो, जीटीज देते जाते हो, वो धीरे धीरे समझ में आता है कि मतलब मे बी इट इज़ जस्ट द रफ या रफ फेज, उतना क्वेश्चन, रफ स्लॉट ऑफ द पेपर। आगे तुम्हारे पास है क्वेश्चन जहाँ पे तुम कर सकते हो खुद को कवर। तो थोड़ा मतलब थोड़ा पेशेंस से और थोड़ा काम माइंडसेट से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, और थोड़ा कॉन्फिडेंटली अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। पढ़ाई भी कॉन्फिडेंटली करनी है, क्वेश्चंस को अप्रोच भी कॉन्फिडेंटली करना है। और जब तुम क्वेश्चंस अप्रोच कर रहे हो और मार्क कर रहे हो, बी अ बिट अग्रेसिव, थोड़ा डिफेंसिव, थोड़ा नहीं, आई वुड से अगर कोई डिफेंसिव हो रहा है तो वो ज़्यादा ही डिफेंसिव होगा, और फिर वो आसान क्वेश्चन में भी डिफेंसिव खेलेगा। तो इट इज़ मच बेटर फॉर यू टू हैव अ अग्रेसिव अप्रोच। ओके, सो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ मैं कि टाइमलाइन क्या होनी चाहिए अपने पढ़ाई की? मतलब कितने समय में अपनी फर्स्ट रीडिंग हो जानी चाहिए आफ्टर मतलब इन द इंटर्नशिप, एंड उसके बाद सेकेंड रीडिंग वगैरह कैसा होना चाहिए? तो देखो, जो तुम्हारा मतलब फर्स्ट रीडिंग तुम बोल रहे हो, तो इन द इंटर्नशिप तुम्हारा मतलब एक ऐसा रफली एक ऐसा टाइम टेबल होना चाहिए जिसमें तुम्हारे हिसाब से तुमने अपने डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स और जो तुम्हारे लिए इजी सब्जेक्ट्स है वो तुम वीक वाइज करो। और फिर वो वीक वाइज करके मान लो तुमने एक हफ्ते में डर्मा कर लिया, तो तुम उस वीक के एंड पे उस दिन उस डर्मा को मतलब छोड़ रहे हो। डर्मा एक टेस्ट दोगे, सब्जेक्ट टेस्ट डर्मा का, और उस दिन तुम उसको छोड़ रहे हो। मान लो थर्सडे टू थर्सडे मेरा प्रिपरेशन था, तो मैंने थर्सडे को एक डर्मा का टेस्ट दे दिया। मैंने उस डर्मा को फ्राइडे तक नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं ये करूँगी ना तो मेरे आगे के सब्जेक्ट्स भी अफेक्ट हो जाएंगे, पूरा आगे का टाइम टेबल ख़राब हो जाएगा।
तो जब भी एक हफ्ते के लिए तुम प्रिपेयर कर रहे हो, जितना भी प्रिपेयर हो 70% 80% तुम उतने में वो टेस्ट कंप्लीट करो। फिर बचा हुआ तुम्हारे टेस्ट में कवर हो जाएगा कि अगर कुछ टॉपिक छूटा है तो तुम उतना वो टेस्ट में समझ लोगे कि उतना उतना छूटा है। बचा हुआ तुम सेकेंड रीडिंग में वो हो ही जाएगा। बट अगर तुम ऐसे एक स्पेसिफिक स्केड्यूल्ड टाइम को फॉलो नहीं करोगे ना, तो तुम किसी सब्जेक्ट को छोड़ ही नहीं पाओगे। राइट। तो ऐसे करके तुम कुछ एक प्लान करोगे कि तुम्हारे 2 महीने तुम रिवीजन के लिए छोड़ोगे, तो वो तुम्हारा हो जाएगा एक फर्स्ट रीडिंग का टाइम पीरियड। वो तुम्हारे हिसाब से रहेगा कि तुम्हें किस हिसाब से तुमको 1 हफ्ता देना है, 2 हफ्ता देना है, टॉपिक वाइज देना है, सिस्टम वाइज देना है, जनरल पैथो अलग से, फिर बाकी का अलग से, तुम्हारे हिसाब से है। बट उतना टेस्ट देना ही है, टेस्ट दे के रिव्यू करना ही है उसी दिन, ठीक है। और फिर जब अभी तुम फर्स्ट रीडिंग के बाद जब रिवीजन पे आ रहे हो, तो मैंने मैरो के रिवीजन नोट्स यूज़ किए थे, उसमें भी प्रिंटेड फॉर्म यूज़ किए थे। तो जो फर्स्ट रीडिंग थी, तो फर्स्ट रीडिंग में तुम्हें ज़्यादा ऐसे भागना नहीं है हर चीज़ की तरफ। तुम जितना कर रहे हो तुम अच्छे से कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें वापस पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब जैसे मेरे पास मैरो के रिवीजन नोट्स आ गए, अभी मैंने उससे पढ़ लिया, उसमें काफ़ी सारा कुछ कवर्ड है। अब मुझे मेरे साइड में बस मेरे मेन नोट्स रखे हुए हैं, वहाँ से मुझे बस वो चीज़ें देखनी है जो रिवीजन वीडियोज़ में नहीं है। अगर मेरे पास टाइम है तो मैं ऐड कर दूँगी, नहीं तो मैं वो चीज़ वहाँ मेन नोट से पढ़ लूँगी, क्योंकि अल्टीमेटली मतलब हमारा एक फाउंडेशन बन जाता है। लास्ट में तुम्हें बस वो मेजर चीज़ें पढ़नी है कि जो तुम वापस भूल जाते हो। स्टेजिंग है, स्टेजिंग वाइज मैनेजमेंट है, या फिर कोई स्कोरिंग सिस्टम है, क्लासिफिकेशन है, जो रिवीजन नोट्स में अच्छे से कवर किया जाता है। अलॉन्ग विद डेल्टा जो वीडियोज़ रहते हैं, डेल्टा डिस्कशन के जो मैरो में वीडियोज़ रहते हैं, तो वो उसके साथ क्लब करके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। और तुम्हें मतलब थोड़ा ये समझ में आता है कि तुम्हें ज़्यादा ध्यान किस पे देना है। जो छूटा है वो तुम अपने मेन नोट से वैसे ही देख सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साइड में वैसे भी थे जब तुमने फर्स्ट रिवीजन दिया था। अब जब सेकेंड रिवीजन की बात आई थी, वो मेरी कंप्लीट नहीं हुई थी, तो उसमें मैंने मेरे सारे वीक सब्जेक्ट्स पकड़ लिए थे, और फिर बाकी जितना भी मुझसे हुआ उतने मैंने कर ली थी आगे की रिवीजन। और जो मेरे वीकर सब्जेक्ट्स थे वो मैंने एकदम एग्ज़ाम के पास ला के छोड़ दिए थे। जैसे लास्ट वीक में मैंने एनएट पढ़ा, बायोकेम पढ़ा, फार्मा पढ़ा, माइक्रो पढ़ा, और सर्जरी की स्टेजिंग, स्कोरिंग सिस्टम्स, इसका मेरे पास ऑलरेडी ग्रुप में सब कुछ था, वो पढ़ा। ऑब्स एंड गायनी में स्टेजिंग, स्कोरिंग्स एंड मैनेजमेंट, वो वाला पार्ट पढ़ा। तो ऐसे करके मतलब तुम्हारे पास एक वे हो जाता है कि तुम्हें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कब पढ़ना है। वो कम्प्लीटली तुम पे डिपेंड करेगा कि तुम्हें कब कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। अब किसी का अगर बायोकेम स्ट्रॉन्ग होगा तो आखिर दिन पे बायोकेम नहीं पढ़ेगा, वो कुछ और पढ़ लेगा। राइट। ओके मैम, सो ये तो हो गया टाइमलाइन के बारे में। नाउ अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, एंड कितने रीडिंग के बाद, या इंटर्नशिप में अगर हमें एग्ज़ाम को कुछ मंथ्स बाकी है फॉर एग्जांपल, जैसे जितने भी हो, तो पर्टिकुलरली उसके हिसाब से रिस्पेक्टिवली किस समय से रिवीजन स्टार्ट कर देनी चाहिए, एंड रिवीजन में भी क्या पढ़ना चाहिए, पूरा सिलेबस पढ़ना चाहिए कि, और जो पास्ट ईयर क्वेश्चन होते हैं उनको मतलब ध्यान में रखते हुए किस तरह से रिवीजन करनी चाहिए। तो जब तक मेरा मतलब फर्स्ट रीडिंग हो चुका था और मतलब मैं थोड़ा रिवीजन फेज़ में थी, तो आई मेड इट अ हैबिट, जो मतलब मेरी एक गंदी आदत है कि मैं सुबह फ़ोन चलाती हूँ उठते से, मैं रात को भी सोने से पहले फ़ोन चलाती हूँ। तो मैंने उसमें ये कर दिया था, मुझे एक सीनियर ने सजेस्ट किया था कि तुम सुबह उठते से पहली चीज़ ये करो कि मैरो में एक कस्टम मॉडल बना लो, उसमें 25 क्वेश्चन का बनाओ, ऑल सब्जेक्ट्स का, जिसमें तुम रीसेंट नीट और एम्स का टैग लगा रहे हो। तो अगर ये तुमने सुबह उठ के एक 25 क्वेश्चन का कर लिया विथ रिव्यू, और तुम रात को सोने से पहले सेम चीज़ कर रहे हो विथ रिव्यू, तो इसमें तुम्हारा 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वैसे ही हो जाते हैं एक दिन के। राइट। ऐसे तुम्हारे महीने के तो कितने ही हो जाएंगे, राइट। और 2 महीने में तो और ही हो जाएंगे, एंड यू विल बी वेरी थॉरो विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये अगर थोड़ा पहले से और कोई कर रहे हैं तो वो और बेटर रहेगा। तो उसमें जब तुम जैसे जैसे सॉल्व करते जाते हो ना, वैसे वैसे तुमको समझ में आएगा कि तुम्हारा कौन सा, मतलब मान लो आज मुझे मेरे कस्टम मॉडल में कुछ ये आ गया, गाउट आ गया,
जिसका मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया, तो मैं फट से बस उतना आउट का क्वेश्चन देख लूँगी। नॉट पर्टिकुलरली कि मतलब सिर्फ मैंने उतनी लाइन पढ़ ली जाके, मैं ओवर सिर्फ उसका मैनेजमेंट पार्ट अच्छे से देख लूँगी कि मैंने क्यों इतनी सीरियस मिस्टेक की है। जो अपने सिंपल से क्वेश्चन रहते कि अक्यूट गाउट का पूछा था, मैंने क्रॉनिक के हिसाब से मार्क कर दिया, तो वो फिर धीरे धीरे क्वेश्चन में भी सॉल्व करने की स्पीड बढ़ जाती है, क्वेश्चन का अप्रोच, एकदम सिंपल सी गलतियाँ कैसे नहीं करनी है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के, तो वो धीरे धीरे समझ में आ जाता है। और फिर जब तुम रिवाइज कर रहे हो तब भी तुम्हारे में आएगा कि मतलब कि ये क्वेश्चन रिसेंट ईयर का है। अगर फैक्चुअल है तो उसको तुम और ध्यान से पढ़ोगे, ज़्यादा याद रखने की कोशिश करोगे। जब रिविजन कर रहे हो तो यू नीड टू कीप अ काम माइंडसेट, क्योंकि तुम्हारे पास हज़ारों चीज़ें होती है पढ़ने की, जिसको तुम्हें प्रॉपरली अरेंज करना है कि तुम्हें कब क्या पढ़ना है, वो तुम्हारे वीकनेस के हिसाब से, कि तुम्हें किस दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और कितना पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उसे तुम्हें उतनी स्पीड भी मेंटेन करके पढ़ना है और तुम्हें उसका रिटेंशन भी चाहिए। तो तुम्हें थोड़ा शांति से उसको पढ़ना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम तुम्हें थोड़ी स्पीड भी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो इसलिए तुम्हारा जो फर्स्ट रीडिंग अगर स्ट्रांग रहेगा ना, तभी ये हो पाएगा, कि तभी तुम्हारा वो मेमोरी में वापस आते रहेगा और फिर चीज़ें ऐसी शार्पन होते जाएगी। तो जो फर्स्ट रीडिंग है उसमें तुम्हें बस ऐसे मतलब भागा दौड़ी करके सब कुछ पढ़ना है, इतना सारा पढ़ना है, ऐसा करके नहीं करना है। यू जस्ट नीड टू गो 1 डे एट अ टाइम, 1 वीक एट अ टाइम, और फिर वो बाकी आगे जाके वो फॉलो करता है कि यू हैव स्टडीड 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम, ताकि तुम डरमा पढ़ रहे हो, तुम मेडिसिन सर्जरी का टेंशन लेके पढ़ रहे हो, बीच में मेडिसिन सर्जरी खोल ले रहे हो, दैट वोंट वर्क गुड। सो जो रिवीजन होता है, जैसे आपने बोले कि प्रीवियस ईयर मॉड्यूल्स, मतलब कस्टम मॉड्यूल जिसमें प्रीवियस ईयर का टैग हो, ऐसा कुछ तो भी, सो प्रीवियस ईयर पे ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए या बाकी भी अपने को साथ में लेके चलना है रिवीजन के समय? बाकी तुम्हें पढ़ना सब कुछ है, बट मैं बस ये बोल रही हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जितना तुम सॉल्व करते जाओगे उतना तुम्हें टॉपिक्स पता चलते जाएंगे। जैसे अगर तुम कोई सब्जेक्ट को रिवाइज कर रहे हो, तब तुम उसके साथ अगर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज कर लोगे, मतलब सॉल्व कर लोगे, जो मैरो में अलग से PYQ का फोल्डर आता है, तो उसके साथ एक बारी सॉल्व कर लोगे, तो तुम्हें मतलब जो अगर तुम सेकेंड वाली जो तुम्हारी रिविज़न आएगी, तब तक तुम्हें थोड़ा स्पीड तुम्हारी आ जाएगी, क्योंकि तुमने इतना ध्यान दे के मेन डिसीजेस और टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ वही पढ़ना है, पढ़ना तुम्हें सब कुछ है, उसमें बस थोड़ा प्रायोरिटाइजेशन हो जाएगा। ओके, सो मैम, जो रिवीजन एक बार हो गई अपनी, एंड फॉर एग्जांपल अपनी एग्ज़ाम पास में आ रही है, तो उन सभी चीज़ों को अपन ने अभी तक जितनी भी रिवाइज की है, उनको इस प्रकार कैसे हम पढ़े, या मतलब किस प्रकार से हम उसकी कुछ हाईलाइटेड करके रखें, किस प्रकार से कुछ ऐसे स्पेशल पॉइंट है जो एकदम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसे टॉपिक को किस प्रकार से निकाल के रखें कि हम एग्ज़ाम के 10 दिन या 5 दिन बचे हैं, तो 5 दिन में हम पूरे 19 सब्जेक्ट कैसे कवर कर सकें, ये इस पे मतलब कैसे करना चाहिए, और आपने किस तरह से किया था? ओके, सो ये मैंने एक्चुअली अपनी फर्स्ट रीडिंग के बाद से स्टार्ट किया था, कि मैंने अपनी 20th नोटबुक बनानी स्टार्ट की थी। उसमें ना क्या होता है कि 20th नोटबुक में तुम्हारी टेंडेंसी थोड़ी ये हो जाती है कि तुम सब कुछ लिखना चाहते हो उसमें, क्योंकि तुम एग्ज़ाम के पहले सब कुछ पढ़ना चाहते हो, क्योंकि हमारी आदत होती है कि हम लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक भी रात को पढ़ के सब कुछ एक दिन पहले पढ़ के जाते हैं एग्ज़ाम को। बट यहाँ पे कैसा है ना, अगर तुम जब पढ़ाई कर रहे हो ना, मेक श्योर कि जो तुम्हारी डिसीज़ और कंसेप्चुअल बिल्डिंग है वो एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए। फिर बचती है एकदम रटने वाली चीज़ें, सिर्फ वो रटने वाली चीज़ें तुम्हारी नोटबुक में जानी चाहिए, जो तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट है। अब मान लो अगर हम दोनों भी पढ़ रहे हैं, तुम्हारे लिए बिशप स्कोर याद रखना बहुत आसान है, मेरे लिए नहीं है, तो तुम नहीं लिखोगे अपनी 20th नोटबुक में बिशप स्कोर में, मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि मुझे नहीं रहता है याद, ठीक है। तो मैंने मोस्टली अपनी 20th नोटबुक में, अगर मैं तुम्हें ओवरऑल बताना चाहूँ, तो मेरा मैनेजमेंट पार्ट था, स्पेशली इमरजेंसी में डोजेस वगैरह का, एक क्लासिफिकेशंस थे, क्राइटेरियाज थे, स्कोरिंग सिस्टम्स थे, और मैनेजमेंट थे, स्टेजिंग वाइज मैनेजमेंट, मतलब कैंसर्स वगैरह के थे, ये सब था।
और फिर जो एनएट वगैरह में एकदम ही फैक्चुअल क्वेश्चंस जो थे कि फ्रैक्चर रेट एंड कलम के आगे पीछे कैसे पास करते हैं स्ट्रक्चर्स, पुलीज क्या होती है, A1 A2 ये कहाँ कहाँ पे होती है, एकदम 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 ही कोर फैक्चुअल क्वेश्चंस वो मैंने लिख दिए थे वो नोटबुक में। तो वो नोटबुक फिर मैंने एग्ज़ाम के 7 दिन पहले खोली थी और फिर 7 दिन पहले मैंने वो नोटबुक और वो अपना ग्रुप रिवाइज़ किया था। सो लाइक आपका कहना है कि जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है वो तो याद रहने ही वाले हैं, एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले हमें जो रटने वाली चीज़ें उन पे ज़्यादा फोकस करना है, ऐसा? हाँ, क्योंकि मतलब जो कंसेप्चुअल बिल्डिंग है वो काफ़ी लोगों का रहेगा, बट जो रटने वाली चीज़ें हैं वो भूलने के चांसेस होते हैं, यू नो, कि तुम नहीं याद रख सकते हर चीज़ की। तुमने 1 महीने पहले मान लो कैंसर सर्विक्स की स्टेजिंग पढ़ी है, तो तुम नहीं मतलब ऐसे उसको छोड़ नहीं सकते कि तुमने 1 महीने पढ़ के हो गया। अगर किसी को वो याद रहता है तो मुझे नहीं याद रह रहा है, तो मैं उसको पढ़ूंगी अपने आखिरी 7 दिनों में। Right. वो पूरा कम्प्लीटली डिपेंड करता है। अच्छा, ओके। सो मैम, नाउ नेक्स्ट थिंग, एग्ज़ाम डे, नीट का जो एग्ज़ाम डे है उस दिन का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, और आपने मतलब किस प्रकार से आपने, क्या वेकअप टाइम था लाइक इसके जैसा, आप कुछ बताइए। सो एग्ज़ाम के 1 दिन पहले अराउंड शाम 5 बजे तक मैंने छोड़ दिया था सब कुछ, मतलब नोटबुक मैंने पढ़ रही थी और नोटबुक कंप्लीट हो गई थी तो मैंने फिर छोड़ दिया था। मतलब 1000 चीज़ें होती है पढ़ने के लिए, बट फिर आई हैड डिसाइडेड टू स्टॉप एट 5 बिकॉज आई वांटेड माई सेल्फ टू बी काम। और मुझे उसे काम माइंड सेट से जाना था, नॉट लाइक 1000 थिंग्स रनिंग थ्रू माई हेड। मुझे वो फेज़ में नहीं जाना था, इसलिए मैंने अपने जो लास्ट डे पे डिसाइड किया था तो मैंने कुछ ऐसे डाला ही नहीं था सच स्केड्यूल में कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, क्योंकि आई डेंट वांट दैट एंजाइटी टू बिल्ड अप कि मैंने ये डिसाइड किया था और मैंने पढ़ा ही नहीं। तो वो डे मेरा फ्री डे था कि मुझे मैं जो चाहे करूँ या फिर ना भी करूँ, ताकि मेरा एक वो शांति, मतलब एकदम ऐसे दिमाग में एकदम शांति होनी चाहिए। तो मैं अगले दिन अगर एग्ज़ाम पे जाऊँ तो मुझे कुछ ऐसे चल नहीं रहा है, ऐसे 1000 चीज़ें नहीं दौड़ रही है मेरे दिमाग में। तो आई स्लेप्ट प्रॉपरली, मैं उसमें रात को मैं सो गई थी एंड सुबह आई वोक अप अर्ली, क्योंकि वो भी हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए कि तुम सेंटर पे ही लेट पहुंच रहे हो, क्योंकि दैट गिव्स अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एंग्जाइटी। फिर यू मस्ट हैव योर ब्रेकफास्ट, यू नीड एनर्जी क्योंकि वहाँ पे जाके, एंड यू नीड टू बी हाइड्रेटेड ऑल्सो, एंड यू डोंट नीड टू बी ओवर हाइड्रेटेड ऑल्सो, कि वो भी फिर आगे जाके तुम्हें वॉशरूम यूज़ करने के लिए फिर वो वापस बायोमेट्रिक होता है, उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। और एग्ज़ाम के हॉल में भी लाइक ये इसीलिए जब मैं बोलती हूँ हमेशा कि मतलब जब तुम पढ़ाई भी करते हो फिर मॉक टेस्ट देते हो, तभी तुम्हें मतलब थोड़ा सा काम माइंडसेट बिल्डअप करने की आदत डालनी है, क्योंकि तुम 1 घंटा पहले बायोमेट्रिक वगैरह सब करके वहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठते हो जिस एग्ज़ाम के लिए तुम इतने टाइम से प्रिपेयर करते हो, एंड यू हैव गिवन सो मच फॉर दैट एग्ज़ाम। तो वहाँ पे मतलब यू कांट लेट इट गो जस्ट बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी, क्योंकि वहाँ पे बस यू हैव टू स्टेयर ऑन टू योर कंप्यूटर स्क्रीन फॉर ऑलमोस्ट एन आवर। वहाँ पे बस बैठना है तुम्हें, ना तुम किसी से बात कर सकते हो, ना तुम कुछ कर सकते हो। तो मतलब अगर वो उतना थोड़ा काम थोड़ा लगता है, मतलब मुझे खुद थोड़ा एंशियस फील हुआ था, बट अल्टीमेटली मतलब जब तक आई वॉज अबाउट टू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, मैं मतलब आई वॉज लाइक काम, मैं शांत हो चुकी थी तब तक। और फिर जैसे जैसे एग्ज़ाम का पेपर, क्योंकि अगर तुम वहीं पे गड़बड़ कर रहे हो ना तुम्हारा पेपर भी ख़राब जाएगा। मतलब तुम कुछ भी कर लोगे बीच में ही एग्ज़ाम के, कि तुम्हारे स्टार्टिंग में ही इजी क्वेश्चन भी आ गए, बट तुम्हारी सिर्फ एंग्जाइटी की वजह से जा रहे हैं, यू नो, मतलब इतना तुमने अच्छे से पढ़ाई की है, यू हैव गिवन सो मच फॉर इट, तुम्हें आता भी है, बस वो एंग्जाइटी की वजह से ख़राब हो रहा है। तो वो मुझे सबसे मेजर एस्पेक्ट वो लगता है कि मतलब मैं कितना भी मतलब कितना भी कुछ भी अपना स्ट्रैटेजी शेयर कर लूँ, मेरे ऊपर वाले लोग भी कुछ स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे, उनका अलग रहेगा, मेरा अलग रहेगा, किसी और का और अलग रहेगा। तो आखिर में तुम्हें ही अपना एक मतलब स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा जो तुम्हारे लिए वर्क करेगा। इसमें बस एक कॉमन जो लोगों को आगे पीछे सेपरेट कर रही है वो है बस टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, तुम्हारा स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंग्जाइटी मैनेजमेंट। मतलब तुम
कैसे उसको अप्रोच कर रहे हो। अब इतनी सारी पढ़ाई है, आइदर यू कैन क्रिब अबाउट इट कि ऐसा है, इतना है, ऐसा करना पड़ता है, इतना करना पड़ेगा, या फिर यू कैन बी लाइक यू कैन बी कूल अबाउट इट कि तुम ठीक है पढ़ना है पढ़ लेंगे। वो तुम पे डिपेंड करता है अभी कि तुम उसको क्रिप करके निकाल रहे हो या तुम उसको ऐसे थोड़ा काम वे में शांति से ऐसे पढ़ के, लाइक जैसे जैसे तुम अच्छे से पढ़ते भी जाते हो ना, वो कॉन्फिडेंस भी आगे आगे बिल्डअप होते जाता है। तो बस तुम्हें अपना टाइम अच्छे से मैनेज करके बस कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है। राइट। सो मैम नेक्स्ट थिंग, जैसे आपने बीच में अभी बोले कि एनजाइटी स्ट्रेस वगैरह मैनेज करना है, आई वांट टू आस्क यू दिस कि थ्रू आउट दिस टोटल प्रिपरेशन के टाइम में आपने किस तरह से आप एनजाइटी और अपना स्ट्रेस मैनेज करते थे? क्या किस तरह से करना चाहिए जब अपनी पढ़ाई नहीं हो पाती है तो अपने को लगता है फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, या कभी कभी सैचुरेशन आ जाता है, कभी कभी कुछ पढ़ के ही नहीं होता है, तो इन सबको टोटल किस तरह से हैंडल करना चाहिए आपके हिसाब से? सो जो मैंने पहले एक बार ही बोला था कि मतलब वो जो सेशंस का डिवीज़न अगर दिन का करोगे राइट। तो तुम दिन को वेस्ट नहीं करोगे 1-2 घंटे के पीछे, क्योंकि ना वो फिर उसकी वजह से ना ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी होने लगती है कि तुम डेज़ अपने वेस्ट किए जा रहे हो, जबकि वो दिन वेस्ट नहीं होना चाहिए था। तो वो एक मैनेजमेंट आ गया, मतलब ये तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट अगर अच्छे से हो रहा है ना, तो तुम्हारा ऑलरेडी मतलब एक एस्पेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा स्ट्रेस और एंग्जाइटी का। फिर जो सैचुरेशन पॉइंट आता है ना, वो इसलिए आता है क्योंकि तुम ब्रेक्स नहीं ले रहे हो। तो तुम्हें एक दिन का ब्रेक चाहिए रहेगा, और फिर तुम्हारे हिसाब से हफ्ते का ब्रेक या फिर 15 दिन का ब्रेक वो तुम्हें चाहिए ही रहेगा। इस दिन पे तुम कुछ नहीं कर रहे हो, वो तुम्हें दूसरी जो एक्टिविटी पसंद आती होगी, कुछ स्पोर्ट्स होगा, स्केचिंग होगी, कुछ म्यूज़िक होगा, या फिर तुम मूवी देख रहे हो, बाकी कुछ, या फिर तुम्हें फ़ोटोग्राफी पसंद है, तुम्हें फ़ोटोग्राफी कर ली उस दिन, या फिर बुक्स पढ़ ली, कुछ अलग पढ़ लिया, या फिर जो तुम्हें करना है वो कर लिया। बट उस दिन पढ़ाई का नहीं सोचना है, तुम्हें कुछ और करना है बस उस दिन पढ़ाई छोड़ के, ताकि तुम दूसरे दिन से एक फ्रेश स्टार्ट कर सको जहाँ पे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी हाई हो जाती है। मान लो अगर इसी में मैं हूँ और तुम हो, हम दोनों पढ़ रहे हैं, मैं ब्रेक्स ही नहीं लेती हूँ, और फिर मान लो कुछ 10-14 दिन हो गए, मेरा सैचुरेशन पॉइंट आ गया, फिर भी मैं ब्रेक नहीं ले रही हूँ, और फिर मैं कुछ तो पढ़ रही हूँ क्योंकि अब तो मेरी प्रोडक्टिविटी हो गई है डाउन, क्योंकि मैं हो गई सैचुरेट, तो मैं कुछ तो पढ़ूंगी ज़बरदस्ती का बैठ के 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, वो भी ज़बरदस्ती, पुश करने की विच विल कोशिश। नॉट बी मच, बस मतलब कुछ तो पढ़ूंगी हाँ। बट कर लूँगी, हाँ। और वही मेरा कंटिन्यू करेगा फ्लो। बट वही अगर तुम पढ़ रहे हो, तुमने दिन में स्केड्यूल किया अपना ब्रेक कि तुम कुछ तो करोगे, इतने टाइम में अपना टाइम निकालोगे, उस टाइम में तुम अपने दोस्तों के साथ जाओगे या फिर जो भी करोगे, और फिर तुम संडे को कहीं जाके आए, आजू बाजू ट्रिप करके आए, या फिर मूवी चले गए, या फिर जो भी कर लिया, और तुम नेक्स्ट डे से एकदम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो एकदम हाई प्रोडक्टिविटी के साथ, तो दैट इज़ मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू। जबकि मैंने एक दिन वेस्ट होगा ये सोच के मैंने ब्रेक ही नहीं लिया, राइट। और फिर मैंने उसके आगे के 4-5 दिन वेस्ट कर दिए उस चक्कर में। राइट। तो ये जो ब्रेक्स वाला होता है ना, जैसे मैं दिन का ब्रेक मेरा ये रहता था कि मैं सुबह अपने दोस्तों के साथ लंच करती थी और शाम को अपने दोस्तों के साथ लंच करती थी, तो वो मेरा मूड एकदम लाइटन अप हो जाता था कि मैं ड्यूटी से आती थी, हम लोग साथ में खाना खाते थे, मेरा मूड एकदम फ्रेश हो जाता था। हम लोग रात को खाना खाते थे, वॉक करने जाते थे, मैं अपने फ्रेंड के साथ वॉक करने जाती थी, मैं एकदम फ्रेश मूड से आके वापस पढ़ने बैठ जाती थी। और मतलब जो तुम्हारा सराउंडिंग होता है ना, वो भी काफ़ी मैटर करता है कि तुम्हारे दोस्त कैसे हैं, जो तुम्हारा स्टडी ग्रुप है वो कैसा है, वो कैसे चल रहा है। अगर कोई और प्रिपरेशन छोड़ रहा है तो तुम्हें नहीं छोड़नी है, क्योंकि उसका मतलब यू कैन ट्राई टू मोटिवेट योर फ्रेंड, बट अगर उनका डिसाइडेड है तो मतलब यू शुड जस्ट फोकस ऑन योर ओन, तुम्हें खुद पे फोकस करके बस आगे जाना है। और फ्रेंड्स भी काफ़ी मैटर करते हैं, मतलब माई फ्रेंड्स वर ऑलवेज मोटिवेटिंग, मेरे सीनियर्स भी बहुत अच्छे थे, they were also always motivating me to like go forward and they were always guiding me throughout the way। तो ये एक है इसमें, बस वो तुम्हारा जो ब्रेक अगर तुम नहीं ले रहे हो ना, ब्रेक और तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट, ये जब नहीं होता ना, तब स्ट्रेस और एंग्जाइटी बिल्ड इन मतलब सेट इन हो जाती है। राइट। सो जिस तरह से आपने बताया कि पहली बात तो हम अपने डेज़ को सेशंस में डिवाइड करेंगे,
एंड एकदम से हम्म, कंटिन्यू नहीं पढ़ना है, ब्रेक लेते हुए पढ़े तो ये स्ट्रेस एंजाइटी का सवाल ही नहीं आएगा ऐसा। ओके, सो मैम नेक्स्ट थिंग, जैसे आपने बीच में भी मेंशन किया सीनियर्स के बारे में, सीनियर्स के गाइडेंस का क्या रोल था आपके पढ़ाई में, किस प्रकार से मतलब आप पूछते थे? मेरे सीनियर्स मुझे जिन्होंने मतलब मैरो यूज़ किया था, ओनली मैरो, तो एक्चुअली वो कस्टम मॉड्यूल वाला मुझे मेरे सीनियर ने ही बताया था, मेरे पीडियाट्रिक्स के सीनियर थे, तो उन्होंने बताया था। तो मैंने उस दिन से वो स्टार्ट किया था। उन्होंने मुझे बस ये चीज़ बोली थी कि उसको स्ट्रीक नहीं टूटने देनी है उस चीज़ की, तो आई फॉलोड दैट। वो मेरे लिए मतलब बहुत एक बड़ा बूस्टअप था कि मुझे एक्चुअली में मेरे PYQs एकदम ऐसे पक्के 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 होते गए। और फिर बाकी भी मेरे सीनियर्स थे जिन्होंने मतलब विद इंटर्नशिप किया था, मतलब इट्स क्वाइट मतलब मेजर एस्पेक्ट टाइम मैनेजमेंट का था। तो जब कभी एट डे या फिर इन दिनों पे पढ़ाई नहीं होती है तो मतलब थोड़ा लगता है थोड़ा, क्योंकि वो ऐसा एक गैप आ जाता है क्योंकि तुमने ऑलरेडी एक हफ़्ता ही दिया था किसी सब्जेक्ट को और तुम्हारे 2 से ढाई दिन तुम पढ़ाई ही नहीं किए, तो वो काफ़ी मेजर पोर्शन हो गया ना एक हफ्ते के हिसाब से। और तुम्हें टेस्ट भी देनी है तो उस दिन तो तुम टेस्ट और टेस्ट के रिव्यू और फिर MCQ डिस्कशन उसी में तुम्हारा टाइम जाने वाला है। तो ऑलरेडी मतलब तुम्हारे 3.5 से 4 दिन तो वैसे ही चले गए, तो मतलब तुम्हारे पास 3 दिन बचे हुए हैं। अब तुम्हें 3 दिन में यू हैव टू मैनेज वट एवर यू कैन, ठीक है, क्योंकि तुम आगे भी नहीं बढ़ा सकते उस सब्जेक्ट को। तो ये मेरी सीनियर ने बोला था मुझे कि कंसिस्टेंसी इज़ नॉट लाइक यू स्टडिंग एवरी मिनट ऑफ एवरी डे फॉर 24 आवर्स फॉर एवरी ईयर, यू नो। तुम्हें you have to study most of the part of the year, you know, with your breaks included, with your recreational activities included। तुम्हें बस मेजर पोर्शन पढ़ाई करनी है, इट्स नॉट कि तुम्हें 24/7 पढ़ाई ही करनी है। तो यू नो देयर वर मैनी मोर थिंग्स, मतलब हर चीज़ में, हर एस्पेक्ट में, पढ़ाई से लेके एंग्जाइटी से लेके एवरीथिंग, कि हाउ डू यू गो ऑन पॉजिटिवली, कि हर चीज़ को तुम पॉजिटिव अगर देखना चाहो तो तुम्हें मतलब कुछ लगेगा नहीं। अगर तुम्हारी ड्यूटी में भी कुछ हो रहा है तो यूल कीप इट असाइड, क्योंकि तुम्हें वापस आके पढ़ाई भी करनी है। यू कांट लाइक कीप क्राइंग ऑन इट कि ऐसा ऐसा हो गया, एंड देन वंस यू स्टार्ट लाइक टॉकिंग अबाउट दैट थिंग, डिस्कसिंग इट विद समवन एल्स, तो इट बिकम्स अ विशियस साइकिल कि कोई और आएगा, फिर और कहीं कुछ हो जाएगा, और कहीं कुछ हो जाएगा। यू नीड टू स्टे अवे फ्रॉम दीज थिंग्स, कि तुम जितना अच्छे से करना चाहो तो वो अच्छा मैनिफेस्ट भी होता है फिर धीरे धीरे। ओके मैम, सो मुझे लगता है मुझे जितना पढ़ाई का पूछना था वो मैक्सिमम तो मैंने पूछ लिया है। नाउ पॉजिटिव माइंडसेट की जैसे आपने बात की है, तो एक पॉजिटिव माइंडसेट किस तरह से रहना चाहिए उस पर आप कुछ बताइए थोड़ा। पर्सनली मतलब वो तो मतलब थोड़ा डिफ़र करेगा, बट पर्सनली मैं जब अपना थोड़ा एक और जो एक शॉर्टर ब्रेक लेती थी, मुझे एनीमे देखना बहुत पसंद है, तो उसमें मैं जो लगाती थी तो वो काफ़ी मतलब मुझे काफ़ी मोटिवेट करता था। तो जब मैं मोटिवेटेड रहती हूँ एंड लाइक आई एम डूइंग व्हाट हैज़ टू बी डन, तो वो एक दिमाग में आता है कि व्हाट विल गो रॉन्ग एंड व्हाई विल इट गो रॉन्ग ना, राइट। कि तुम पढ़ाई करते चल रहे हो। और फिर बीच में मतलब मैं अगर ब्रेक के लिए अगर लाइब्रेरी में पढ़ती थी पहले, या फिर बाद में मैंने रीडिंग रूम में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, तो अगर मैं कुछ वीडियो मतलब मैं कंटिन्यूसली वीडियो देख रही हूँ मैरो का, कंटिन्यूसली लेक्चर देख रही हूँ, कंटिन्यूसली अपने नोट्स चला रही हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, टेस्ट दे रही हूँ, तो इसके बीच में जब मुझे एकदम शॉर्ट ब्रेक चाहिए रहता था तब मैं एक छोटा सा एक आधा वीडियो देख लेती थी एनीमे का। एनीमे का वीडियो ख़त्म हो जाता है 15-20 मिनट में, तो दैट इज़ नॉट अ ह्यूज ब्रेक, यू नो, बट वो तुम्हें ऐसे फ्रेश कर देता है। और उसमें काफ़ी मतलब मुझे काफ़ी मोटिवेटिंग लगते थे एनीमे सीरीज़, तो वहाँ से हमेशा मतलब एक कांस्टेंट मोटिवेशन आता रहता था कि मतलब वो लोग जैसे ट्रेनिंग करते हैं मतलब टू गेट स्ट्रॉन्गर, राइट। तो आई ऑलवेज टुक स्टडीज़ एज माई ट्रेनिंग टू गेट बेटर। राइट। एंड आप कंपटीशन से किस प्रकार डील करते थे? जैसे कोई क्लास में ज़्यादा मार्क ले रहा है या किसी के जीटी में ज़्यादा मार्क आ रहे हैं, कोई आपसे ज़्यादा पढ़ते हुए दिख रहा है आपको, इस चीज़ को किस तरह से हैंडल करते थे आप? फॉर्चुनेटली मेरे फ्रेंड्स का ग्रुप बहुत ज़्यादा अच्छा था, हमारी कंपटीशन हमेशा हेल्दी रही है
कि हम लोग हमेशा अपने जीटी स्कोर्स शेयर करते थे, और हम लोग मतलब अगर मुझे कुछ वीक लग रहा है खुद का, तो मेरी फ्रेंड मुझे सिखा देती थी, मुझे पढ़ा देती थी, मेरा वो टॉपिक वो स्ट्रॉन्ग कर देती थी। या फिर उसको कुछ वीक लग रहा है तो मैं उसका हमेशा स्ट्रॉन्ग कर देती थी। और इसमें मतलब हम लोग हमेशा मतलब हेल्दी वे में आगे बढ़े हैं। और हमने मतलब आई डोंट थिंक हम में से किसी ने कभी ये सोचा है कि क्यों ये आगे बढ़ रही है। हमने हमेशा मतलब थोड़ा खुद पे ज़्यादा फोकस किया है कि मेरा कहाँ गलत हो रहा है, एंड इफ़ आई कैन सी वेयर शी इज़ गोइंग रॉन्ग, वो मैं बता देती थी। और जब मैं कुछ गलत करती थी तो मुझे भी बताया जाता था कि दिस इज़ वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग। तो मेरा जो स्टडी ग्रुप था, मेरे फ्रेंड्स का सर्कल था, आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव देम। मतलब मुझे कभी ऐसा नेगेटिव वे में फील नहीं हुआ है कि मतलब क्यों ये ज़्यादा। हाँ, मैं उसमें थोड़ा सोचती थी कि मेरा क्यों नहीं हो रहा है एंड वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग। दैट वॉज द वे आई थॉट, एंड दैट वॉज द वे एवरी वन ऑफ अस, लाइक दैट इज़ द वे वी सॉ इट। क्योंकि you can see it in both ways, right? But Right. why not get it in a better way कि तुम अच्छे से भी सब साथ में आगे बढ़ सकते हो। राइट। एंड आपके फैमिली का क्या रोल था आपके पढ़ाई में, आपको बूस्ट मतलब सपोर्ट करने के लिए? फैमिली का ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा रोल रहा है। उसमें स्पेशली आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माय ग्रैंडफादर। सो ही वाज द वन who told us the मतलब the importance of education. वो आई गेस कि had it not been for him I would not have been here, क्योंकि उनसे ही वो शुरुआत हुई थी कि एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। वहाँ से ही आई वॉज पुट इन अ गुड स्कूल, और फिर वहाँ से आई गॉट टू नो थिंग्स। देन आई लुक्ड अपॉन माई ब्रदर्स कि जो काफ़ी मतलब दे डिड मैनी थिंग्स इन देयर लाइफ, तो आई ऑलवेज लुक्ड अपॉन देम। सो या दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड दे वर कॉन्स्टेंट सपोर्ट सिस्टम, यू नो, कि जब भी अगर कुछ नेगेटिव लग रहा है या फिर कुछ नहीं हो रहा है ऐसा लग रहा है, तो दे वर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी। एंड मैम, कैन यू रिकॉल कि आपके पीजी एग्ज़ाम में कुछ ऐसा अजीब सा क्वेश्चन आ गया हो जो जिसने आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया हो फॉर द मोमेंट, कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये आ गया, या बहुत अजीब सा क्वेश्चन आया, ऐसा कुछ? यस, देयर वाज दिस वन क्वेश्चन, प्रोटोकॉल का एक क्वेश्चन आया था कैंसर रिलेटेड, तो आई हैड नो आइडिया अबाउट इट। तो वो एक क्वेश्चन था, आई ट्राइड टू फाइंड वेज कि मैं इसे किसी तरह से सॉल्व कर लूँ, बट इट वाज जस्ट वेरी फॉरेन टू मी कि मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है ये चीज़। बट आई हैड इट इन माई माइंड, क्योंकि मेरा एक पैच आया था जिसका क्वेश्चन मुझे 7-8 क्वेश्चन एक लाइन से क्वेश्चन ही नहीं आ रहे थे। मतलब आई वॉज नॉट वेरी श्योर, कुछ एम्बिगुअस थे और कुछ एकदम फॉरेन से लग रहे थे। एम्बिगुअस ज़्यादा थे, और जब एम्बिगुअस क्वेश्चन लगते हैं तो मतलब मैं नहीं छोड़ती उसको, मैं उसको सॉल्व करती ही हूँ, क्योंकि मेरे पास 50% प्रोबेबिलिटी है, और 50% प्रोबेबिलिटी में इफ़ आई थिंक बेटर ऑन इट तो वो अच्छा ही होने वाला है। मतलब मैं उसमें से अच्छा आंसर ही निकालूंगी, द मोर अप्रोप्रिएट आंसर। तो जब ये क्वेश्चंस वाले आए थे, ये पैच आया था, आई न्यू कि देयर वुड बी अ पैच जो आएगा, तो इनको मैंने मार्क किया था रिव्यू के लिए, और फिर आई मूव्ड फॉरवर्ड क्योंकि आगे क्वेश्चन मुझे ईजिली आते गए। तो जो ये क्वेश्चन था, मुझे इन पे टाइम वेस्ट करके और इन पे ज़्यादा सोच के मुझे अपना ये नहीं ख़राब करना था, अपना पेस ख़राब नहीं करना था आगे के क्वेश्चन के लिए। तो मैंने इनको मार्क करके रख दिया था और फिर आगे के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिए थे। अच्छा, ओके। सो मैम, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना अच्छा स्कोर आया है। अगर किसी का स्कोर नहीं आ पाता है इतना अच्छा फर्स्ट अटेम्प्ट में एंड वो ड्रॉप लेना चाहता है, तो अगर आप होते तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार उसने पढ़ाई शुरू करनी चाहिए, किस तरह से? पहली बात तो मेंटालिटी क्या रखनी चाहिए कि भाई इतना हो गया है तो ड्रॉप लूँ या ना लूँ, एंड आफ्टर दैट उसने किस तरह से शुरू करना चाहिए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सो अगर मान लो मेरा अगर इसमें नहीं आता रैंक, तो मैं एक ब्रेक ले लेती मेरे प्रिपरेशन में, कि मतलब मैं इस ब्रेक में तो अभी नहीं पढ़ूंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ, मैंने पढ़ाई ही की है।
तो विदाउट अ ब्रेक आई कैन नॉट स्टार्ट प्रिपेयरिंग अगेन फॉर द 19 सब्जेक्ट्स। तो एक ब्रेक का आई थिंक एक इम्पोर्टेंस आएगा इसमें। फिर इसमें अगर ऐसा है कि मतलब मैं सोचूं कि थोड़ा रैंक है बट वो नहीं चाहिए जो मुझे मिलेगा, तो मैं नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे वो मतलब आई डोंट वांट दैट रिग्रेट फॉर माई एंटायर लाइफ टाइम कि मैंने एक चांस नहीं दिया। एंड इफ़ आई फील लाइक दिस वॉज नॉट माई बेस्ट, तो आई वुड हैव श्योरली गिवन इट अ शॉट, क्योंकि मुझे वो नहीं छोड़ना था उस पॉइंट पे। और अगर मैं स्टार्ट करती तो मैं, मान लो अभी मैंने मैरो से पढ़ा है सब कुछ, तो मैं अभी इस मोमेंट पे अपने सोर्सेज चेंज नहीं करती, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अगर जिस सोर्स से पढ़ा है मैं उसी सोर्स को कंटिन्यू करती, क्योंकि मेरी नहीं तो आधी एनर्जी उसमें वेस्ट हो जाती कि उस टीचर के वे को समझने के लिए, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक प्राइमरी नोट्स रहेगा जो कि फिर मैं एकदम टाइम पे अगर मैं चेंज कर दूँगी तो मेरा वैसे ही टाइम वेस्ट हो जाएगा सिर्फ वो चेंज के चक्कर में। राइट। तो एक सोर्स मैं तो बोलूँगी इंटर्नशिप में भी अगर तुम कुछ स्टार्ट कर रहे हो या फिर फाइनल ईयर तो चलो ठीक है, बट इंटर्नशिप में भी सोर्स चेंज करना इज़ मतलब वेरी रिस्की, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है उस सोर्स पे जाने के लिए, उसे समझने के लिए। क्योंकि अगर जो तुम्हारा जो भी प्राइमरी सोर्स है यू आर वेरी कंफर्टेबल विद इट, तो जस्ट गो ऑन विद दैट सोर्स। इधर उधर किसी ने अच्छा पढ़ा दिया तो डोंट गो देयर, आई वुड सजेस्ट। और अभी अगर मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो आई विल स्टार्ट विथ फाइनल ईयर अगेन, आई स्टार्ट अगेन विथ फाइनल ईयर एंड मेजर सब्जेक्ट्स। और उसमें थोड़ा इंटीग्रेटेड वे में शायद इस स्टेज पे मुझसे ना पढ़ा जाएगा, क्योंकि मुझे अपनी रीडिंग कंप्लीट करनी है, क्योंकि अभी टाइम कम है। तो एक इसमें मैंने ऑलरेडी पढ़े हुए सब्जेक्ट्स, सो आई नो व्हाट इंटीग्रेशन इज़ नीडेड इन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर। राइट। तो वो मैं जब फर्स्ट सेकेंड ईयर पढ़ भी लूँगी तभी भी मुझे ईजी ही जाने वाला है वो पार्ट। तो मैं मेजरली माइनर और मेजर सब्जेक्ट्स को एक बारी पहले अपना स्ट्रॉन्ग करके आई विल बी वेरी कॉन्फिडेंट ऑन दोज, और फिर बाद में मैं अपना फर्स्ट सेकेंड ईयर के जैसे भी एक बारी पैथो एफएमटी निपट जाएगा, फिर बाकी रटने वाले सब्जेक्ट्स में कर लूँगी। मतलब आई विल कीप अ मार्जिन फॉर देम, क्योंकि वो है बल्कियर सब्जेक्ट्स ही, बट उसमें भी मुझे फिर पता चलेगा कि मुझे ज़्यादा क्या ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि सब कुछ ही ध्यान रखना है, तो वो पीछे आगे के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। एंड येस, मतलब डेफिनेटली यू शुड मतलब गो फॉर इट इफ़ यू फील लाइक यू हैव नॉट गिवन योर बेस्ट इस अटेम्प्ट में। ओके, राइट। सो मैम, नेक्स्ट थिंग मैं फिर से पूछना चाहता हूँ कि जो एक्सटेंशन होता है ना इंटर्नशिप में, तो आपने एक्सटेंशन लिया था क्या? हाँ, मेरा एक्सटेंशन था। कितने महीने का? मेरी ऑब्स गायनी की पोस्टिंग बहुत हैवी चल रही थी, तो मैंने उधर एक एक्सटेंशन डाल दिया था। और एक मतलब वो 7 वीक्स का था, तो उसमें मेजर वाली पोस्टिंग में मैंने डाल दिया था एक्सटेंशन। और फिर पीड्स मेरा हैवी जा रहा था, द आईसीयू वाला पोस्टिंग था मेरा, तो उसमें मैंने 1 वीक का एक्सटेंशन डाला था। फिर हमारी और एक मेडिसिन आईसीयू की पोस्टिंग रहती है, तो उसमें एक वापस एक्सटेंशन किया था। और फिर लास्ट मंथ सर्जरी जो जाता है, तो वो तो लास्ट मंथ मतलब मेरे लिए वो फेब में था, और फिर 5 को एग्ज़ाम था, तो उसमें एक एक्सटेंशन किया था मेरा 4 वीक्स का। तो अकॉर्डिंग टू यू एक्सटेंशन लेना चाहिए कि नहीं? हाँ, लेना चाहिए, क्योंकि जो रिविज़न वाला फेज़ रहता है ना, उसमें तुम थोड़ी देर के लिए भी अगर ड्यूटी जा रहे हो ना, तो भी मतलब तुम्हारा आगे पीछे का थोड़ा टाइम जाएगा उसके पीछे। राइट। तो वो रिवीजन फेज़ में तो यू कांट अफोर्ड गोइंग टू ड्यूटीज़। राइट। मतलब मैं तो बोलूँगी 1.5-2 महीना, 1.5-2 महीना तो नहीं, मतलब मेरा वो 1.5 महीने का था लास्ट एक्सटेंशन। तो वो क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तुम अगर इतना, क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट भी एकदम से स्टेबल चाहिए ना। राइट। कुछ और नहीं चलना चाहिए दिमाग में कि मतलब जाना है आना है, फिर वो कॉल्स वगैरह भी आते हैं अगर कुछ काम रहा तो सीनियर्स के। तो उससे अच्छा है कि मतलब शांति से बस एक ही काम करो तब। राइट। एंड मैम, जो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में जो स्टूडेंट्स हैं, जो फर्स्ट ईयर में फ्रेशर्स आते हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, अगर मतलब इन जनरल पढ़ाई के बारे में? तो अभी तो ट्रेंड काफ़ी वो हो चुका है कि सब लोग फर्स्ट ईयर से ही पीजी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं।
नेक्स्ट हाँ, तो उसमें मैं बोलूँगी कि मतलब तुम करंट ईयर सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि तुम आगे जाके उन सब्जेक्ट्स को बाद में नहीं पढ़ने वाले हो। मान लो कि सेकेंड थर्ड ईयर में तुम पढ़ो, बट तुम पहले उन सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी दो, क्योंकि तुम फाइनल ईयर ही पढ़ने वाले हो। और जो फर्स्ट सेकेंड ईयर में भी जो तुम्हारा MCQ ओरिएंटेड पढ़ाई होती है तुम करो, बट तुम सिर्फ वो मत करो, यू गेट इट, कि मतलब डायरेक्टली सिर्फ MCQ हो रहे हैं, क्योंकि फिर तुम सब्जेक्ट को समझ ही नहीं पाओगे कभी। तो एक बार ही मतलब तुम उस सब्जेक्ट को भी थोड़ा टाइम दो, एंड देन येस ऑफ कोर्स मतलब गो फॉर इट, कि तुम प्रिपरेशन कर रहे हो MCQ के हिसाब से। तो वो, और फर्स्ट ईयर में अगेन तुमने जो पहले क्वेश्चन पढ़ा था, तो वही है कि यू नीड पेशेंस, कि थोड़ा इट टेक्स टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड, टू फिगर थिंग्स आउट, कि कैसे कैसे होता है, पढ़ाई कैसे होती है, थोड़ा वे चेंज हो जाता है MBBS में आके। तो यू नीड टू बी पेशेंट, यू नो, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी रेस्टलेस, कि तुम यू आर जस्ट कंटिन्यूसली फाइंडिंग वेज टू गेट बेटर, या फिर यू आर फाइंडिंग मतलब सम वे पढ़ाई में, या फिर वैसे क्लिनिकली आगे जाके भी, मतलब जब तुम क्लिनिकली जब आते हो तब मतलब यू नीड टू मतलब उतना रेस्टलेसनेस होनी चाहिए कि तुम कुछ स्किल तुम्हें अक्वायर करना है, तो तुम उतने विलिंग हो, तुम यू आर गेटिंग हैप्पी विद इट, बट स्टिल यू आर पेशेंट, कि वो एक इसमें तुम्हारा सब कुछ आ नहीं जाएगा तुमको, राइट। तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। एंड सो मैम, अभी जैसे आपका स्कोर आया है, तो आपकी कौन सी ब्रांच लेना चाहेंगे आप? मनपसंद ब्रांच तो मिल ही जाएगी। Actually I'm running a bit confused, but अभी के लिए मतलब टॉप मोस्ट कंटेंडर्स सर्जरी और ऑर्थो के लिए I'm equally confused. अच्छा, ओके। सो मैम, यहाँ पे हम पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने भी मिला, एंड थैंक यू सो मच, आपने अपना अमूल्य समय निकाल के एक ये मौका दिया। सो थैंक यू सो मच, एंड आई Thank विश you. यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच। Thank you Shivam. Thank you for having me on your podcast. It was a pleasure. थैंक यू मैम। और मुझे लगता है आपने जो बताया ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, जो कोई भी इसको देखेगा अच्छे से। इट वॉज रियली गुड। Thank you. थैंक यू Thank you. मैम। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, और जितने भी आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर ज़रूर कर देना। अगर आपको लगता है कि मैंने और ऐसे कुछ इंटेलेक्चुअल पॉडकास्ट बनाने चाहिए तो लेट मी नो, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।